ये कर लिया हमने, ये नहीं किया, ठीक है। बूलियन कर लिया, सेट कर लिया, सेट के अंदर एक फ्रोजन सेट भी था वो भी देख लिया, ठीक है। सीक्वेंस टाइप्स तीनों कर ली, पता चल गया सीक्वेंस टाइप को सीक्वेंस टाइप क्यों बोलते हैं, कि बिहाइंड द सीन्स देयर इज अ सीक्वेंस जो कि मेंटेन हो रहा होता है। और इन तीनों टाइप्स के अंदर बेसिकली वो इंडेक्स है। स्ट्रिंग के अंदर भी मैंने आपको बताया कि भाई इंडेक्स बन रहा होता है। अच्छा, मजे की बात, काफी स्टूडेंट्स आते हैं कि भाई ये चीज़ तो पढ़ी नहीं, आप पढ़ा क्यों रहे। अब आप खुद देखें कि आपको पहले पता था कि स्ट्रिंग्स के बिहाइंड द सीन इंडेक्स मेंटेन हो रहे होते हैं। क्या आप लोग को इससे पहले पता था? कुछ को पता होगा लेकिन मेजॉरिटी को नहीं पता होगा। तो जब भी क्लास में बैठें हमेशा इस नियत से बैठें, भले आपके पास 10 साल का भी एक्सपीरियंस है लेकिन फिर भी आप इस नियत से बैठें कि यार जो पढ़ाया जा रहा है मैं कुछ ना कुछ वैल्यू इसके अंदर से निकाल के ही रहूँगा। इससे आपका ही फायदा होता है। अगर आप ये सोच के बैठ जाएंगे, अपने अराउंड बाउंड्री बना देंगे कि भाई मैंने कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लिया है, अब इस कॉन्सेप्ट के अराउंड कोई ऐसा और कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि मुझे चाहिए, तो फिर आपकी नॉलेज बहुत ही मुख्तसर रह जाएगी। क्योंकि आज तक मैंने कोई ऐसा डेवलपर नहीं देखा जो बोले कि यार मैंने 3 साल पहले पढ़ना छोड़ दिया था, जो उस टाइम आता था अभी तक उसी की बेस पे चल रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत ही आइट्रेशंस है, कंटिन्यूस साइकिल है, डेली बेसिस के ऊपर हम 10 चीज़ें सीख रहे होते हैं अभी तक। और मैं तो खैर बहुत ही कम मुख्तसर एक्सपीरियंस है मेरा, 10-10, 20-20 साल एक्सपीरियंस जिनके साथ मैं काम कर रहा होता हूँ, वो डेली बेसिस के ऊपर नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो फिर आप लोग ने ऐसा क्या कर लिया है 6 महीने में कि आप बोर हो जाते हैं क्लास के अंदर कि हो स्ट्रिंग तो हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर पढ़ चुके हैं, वाई इन पाइथन। तो कोशिश कीजिए करें कि चीज़ों को अच्छे से सीखें और समझें। ठीक है, आपकी ये तमाम सीक्वेंस टाइप भी होगी जिसके अंदर स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट आपने देख लिया था। आपके लिए एक सवाल मैंने आपको दिया था कि टपल के अराउंड, टपल की एक एट्रीब्यूट था कि भाई वो है लिस्ट का छोटा भाई। इट मींस वो भी एक इंडेक्स मेंटेन करता है, वो भी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। बट देयर इज अ थिंग, वो क्या थी डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट में? वो डिफरेंस क्या था भाई? म्यूटेबिलिटी, अनचेंजेबल था, थोड़ा अकड़ू था कि एक बार बन गया सो बन गया, चेंज नहीं होगा। तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास एक टपल मौजूद है, उसको थोड़ी कमेंट देता हूँ, लेट से आपके पास एक टपल मौजूद है, लेट क्यों लिख रहा हूँ मैं, लेट थोड़ी होता है, मैं लिखता हूँ भाई टपल, डबल ही लगा देता हूँ वैसी अपने तौर पे, और यहाँ पे एक टपल बनाता हूँ। अगर मैं इसके आगे एक इंडेक्स के अंदर इस तरह ABC डाल दूँ, अब आप देखेंगे टपल जो इटसेल्फ है वो इम्यूटेबल है, वो चेंज नहीं हो सकता है, वो एक फिक्स्ड लेंथ का होता है। एक बार जो उसकी लेंथ बन गई सो बन गई, उसके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन इसके अंदर मैंने एक ऐसा भी एलिमेंट ऐड किया है जिसकी टाइप है लिस्ट, और लिस्ट ऑन इट्स ओन म्यूटेबल है, ऐसी है भाई। तो क्या मैं टपल में रहते हुए इस लिस्ट या फिर इस पर्टिकुलर एलिमेंट को अपडेट कर सकता हूं? कौन कौन बोलता है भाई कर सकता हूं? आ जाओ, आप करके दिखाओ। नाम बताओ। नानियाल। मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा अजीबोगरीब है तो हर कोई नहीं एक्सपीरियंस। अच्छा ठीक है, क्या करूं भाई, टपल लिखूं ऐसे, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊं, इंडेक्स क्या है भाई, ये जो एरे है इसका इंडेक्स क्या है? 0 या 1? नहीं, ये फर्स्ट 1 का इंडेक्स क्या है? 0। इसका 1 2 3 4 5, सही है। तो ये बोल रहे हैं क्या डालूं? 5। अब इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दो, कैसे? इक्वल टू करके, अच्छा पीछे इक्वल टू करो, पीछे इक्वल टू करो, ठीक है। मैं इसको बोल देता हूँ ARR, सही है, ऑल गुड, सही है। अब क्या करूं भाई, अब ऐसे कर दूं, तो मैंने क्या बोला कि भाई एरे, इस एरे के 0 इंडेक्स में अभी A जो स्मॉल है इसको मैंने क्या कर दिया है? बोलो भाई कैपिटल, क्या कर दिया है? कैपिटल। और अब मैं क्या करूं, प्रिंट कर दूं टपल। तो क्या इनके मुताबिक आउटपुट क्या आएगा भाई? पूरा टपल का आउटपुट क्या आएगा?
नहीं, पूरा आउटपुट बताओ। प्रिंट में टपल की अगेंस्ट वैल्यू क्या आएगी? 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद कैपिटल ए बी सी। एरे के अंदर ए कैपिटल आएगा स्मॉल आएगा? कौन बोलता है भाई सही बोल रहे हैं? तो बोलो ना, हैंड तो रेस करो। सही बोल रहे हैं। चेहरों से कैसे पहचानो? सही। कौन बोलता है भाई गलत बोल रहे हैं, नहीं हो पाएगा? दरमियान वाले ना, सही है। एनीवेज चला के देखते हैं इनके मुताबिक कि भाई चल जाना चाहिए, और हम देखते हैं कि चलता है कि नहीं चलता। यहाँ पे आके मैं अपने टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ। एक तो ये दूसरी चीज स्टार्ट कर दे। हाँ, मैं उसी में खोल लेता हूँ, ठीक है। क्लियर कर लेते हैं। और पाइथन नहीं, दूसरी चीजें चल रही हैं। पाइथन टेस्ट 5 हो गया। तालियां भाई इनके लिए। अच्छा, देयर इज अ थिंग, आप राइट अवे नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कि देयर इज अ हैक कि पहले मुझे अपनी म्यूटेबल वैल्यू जो थी उससे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ा। मुझे देखना पड़ा कि यार टपल के अंदर ये जो लिस्ट है जो कि म्यूटेबल है, जो कि चेंज हो सकता है, इसको मैंने एक सेपरेट वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। उसके बाद मैंने उसमें ट्विकिंग की, और टेक्निकली क्योंकि ये जो टपल था या ये जो एरे था इट्स पार्ट ऑफ योर टपल, तो जब आपने इसके अंदर ट्विकिंग की तो बिहाइंड द सीन टपल के अंदर उस एरे की वैल्यूज अपडेट हो गई। क्यों? क्योंकि मेमोरी के अंदर रेफरेंस सेम था। ये बात याद रखिएगा। आप ये मत समझिएगा कि यार यहाँ पे तो मैंने वो जो एक एरे था वो सेपरेट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है, तो अब भले मैं इस एरे के अंदर कुछ भी करता रहूं, टपल के अंदर चेंजेस नहीं आने चाहिए हैं, जो कि सबसे बिगिनर लेवल पे बंदों का कॉन्सेप्ट होता है, कंफ्यूजन होती है। लेकिन आप याद रखिएगा, भले मैंने इस एरे को एक सेपरेट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है, दे स्टिल रेफरेंस टू द सेम लिस्ट जो कि टपल के अंदर मौजूद है। तो मेमोरी लेवल पे देखूं तो अगर आपने इस एरे को 0 इंडेक्स को अपडेट किया है तो टपल में भी तो वही वाला एरे था, तो जो रेफरेंस था वो वहां पे भी पॉइंट हुआ और उसका भी 0 इंडेक्स की वैल्यू अपडेट हो गई। इसलिए टपल में आप देख सकते हैं कि ए क्या हो गया? कैपिटल हो गया। मेक सेंस? थोड़ा सा निटी ग्रिटी डिटेल है मेमोरी की। जी भाई, कोई मसला नहीं यार, मेरा वेरिएबल है, मेरी मर्जी में जैसे लिखूं। क्या करेगा? सॉरी, करेगा। अगर टपल लिखूंगा तो नहीं, तभी मैंने टपल के अंदर डबल ही लगाया था। टपल जो है वो रिजर्व वर्ड है, याद रखिएगा। जैसे लेट है, कॉन्स्ट है, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ना आप उस नाम का वेरिएबल नहीं लिख सकते, तभी मैं बोलता मैं टपल के आगे डबल ही लगा रहा हूं, बिकॉज टपल इटसेल्फ अ रिजर्व वर्ड, इसलिए मैंने डबल ही लगा दिया। प्लीज डोंट आस्क दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्लीज, ओके। मैं आप लोग से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करता हूँ। ये आप लोग के लिए ही और सबके लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि जब एक इस तरह का सवाल करता है ना तो सारे अपना आईक्यू को ड्रॉप करते हैं ठक, कि भाई अब हम भी इस लेवल पे जाके सवाल करेंगे। तो ये आपके लिए और आपके इर्द गिर्द के लिए बहुत ही गलत है। वहां से भी एक दिन सवाल आया था कि भाई मैं रेंज पढ़ा रहा हूँ और वो बोल रहे हैं मुझे रेंज में सिर्फ 0 चाहिए। भाई अगर सिर्फ 0 चाहिए तो वेरिएबल के अंदर इंटीजर लिख लो ना, सिर्फ 0। वाई यूज रेंज? क्यों ऑल द वे जाके आपको एक सिंगल इंटीजर चाहिए? सो प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इस चीज को महसूस करें या ना करें, आप लोग इनकरेज होते हैं दूसरे का सवाल सुन के कि यार हम भी इस लेवल पे जाके सवाल कर सकते हैं। तो अपने सवाल के लेवल को जरा ऊपर लेके जाएं ताकि आप दूसरों के लिए भी एक बार सेट करेंगे। हाँ यार सवाल है भाई। सॉरी, रिपीट कर दो। अच्छा, उन्होंने पूछा है कि भाई किस तरीके से, भाई टपल का एक इंडेक्स की वैल्यू थी, मैंने उसको सेपरेट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब ARR में मैं जो भी करता रहूं, टपल के अंदर उसका इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। क्यों आ रहा है, क्या मसला है? लेकिन याद रखिएगा, ये जो वैल्यूज होती हैं, आपके ये वाले जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपकी डिक्शनरी होती है, आपके सेट होते हैं, आपकी लिस्ट होती है, आपके टपल होते हैं, ये रेफरेंस टाइप होते हैं। क्या टाइप होता है? रेफरेंस टाइप होते हैं। इससे
बात क्या जहन में आती है इसमें? बात ये आती है कि भाई भले मैंने ये एरे का एक वेरिएबल बना लिया है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर चेंज करूंगा ना तो टपल का इंडेक्स 5 भी अपडेट होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मेमोरी में एक ही एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहे हैं। याद रखिएगा, भले ये एरे की बात हो या इंडेक्स 5 की बात हो, टपल के अंदर बोथ आर पॉइंटिंग टुवर्ड द सेम एड्रेस इन मेमोरी। तो जब ऑब्वियसली आप उसकी वैल्यू अपडेट करेंगे तो ये दोनों के ही रेफरेंस उस सेम अपडेटेड वैल्यू को रेफर करेंगे। अब भले मैं यहां पे सिर्फ एरे को प्रिंट आउट कराऊं जो कि अब सिर्फ उस लिस्ट को होल्ड करता है, पूरे टपल को होल्ड नहीं करता जो आपका सिर्फ एरे है, या फिर टपल को प्रिंट कराऊं। अगर मैं नीचे आके आपको दिखाऊं तो स्टैंड अलोन, अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूं, स्टैंड अलोन अरे के अंदर, ये लिस्ट के अंदर भी ए अपडेट हुआ है, लेकिन टपल के अंदर वो जो लिस्ट थी वो भी अपडेट हुई है। क्यों? बिकॉज मेमोरी के अंदर रेफरेंस सेम था। वेरी नीटी ग्रिटी डिटेल कंप्यूटर साइंस की, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये था आपका सवाल जो आपको दिया गया था जी। नहीं नहीं नहीं, ये एज अ सिंगल एंटिटी, बिकॉज लिस्ट इटसेल्फ अ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर खुद इटसेल्फ एक सिंगल एंटिटी होती है। हाँ, उसकी ये सलाहियत होती है कि वो अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सके। मेक सेंस? जैसे स्ट्रिंग जो होता है वो एक सिंगल एंटिटी है, नंबर एक सिंगल एंटिटी है। एरे को देखकर आप ये ना घबरा जाए करें कि भाई इसके अंदर क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज हैं तो ये मल्टीपल एंटिटीज है। नहीं, उसके अराउंड की बाउंड्री देखें, एक स्क्वायर ब्रैकेट है तो वो उसको एज अ सिंगल एंटिटी ही मुतारिफ करवा रहा है मेमोरी के अंदर। मेक सेंस? कूल। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप लोग के लिए सवाल था और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग ने इसको अचीव कर लिया यहाँ पे आके। क्या नाम था भाई आपका? मैं भूल गया दोबारा। दानियाल। दानियाल, ग्रेट, बेहतरीन, मजा आ गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये था आपका सीक्वेंस टाइप और तमाम चीजें। अब आते हैं डिक्शनरी के ऊपर, सही है? और उससे पहले एक और चीज, आपने फ्रोजन सेट को पढ़ा था। ये यहाँ पे मेरे पास एक सवाल है, कुछ सवाल आए थे। अच्छा, मैं चीजें रिपीट कर रहा हूँ, आप बोल सकते हैं मुबश्शिर आगे चलो, लेकिन मैं चल सकता हूँ, मैं बहुत स्पीड में आगे चीजें लेके जा सकता हूँ जो कि मैं आगे लेके जाऊंगा, लेकिन मैं खुद ही यहाँ पे ठहर रहा हूँ क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, नहीं लोगे मसला होगा बहुत ज्यादा। हियर इज अ थिंग, आपके पास फ्रोजन सेट है, ठीक है? आपने सेट भी बनाया था स्टैंड अलोन, याद है भाई? अब अगर मैं, आप देखें कोड के अंदर हो क्या रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने एक फ्रोजन सेट बनाया और फ्रोजन सेट की भी बात याद है ना? सेट और फ्रोजन सेट में एक ही डिफरेंस है, वो क्या है? इम्यूटेबिलिटी का। सेट क्या है? म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है? म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है? म्यूटेबल है, चेंजेबल है। सेट के अंदर मैं चीजें ऐड कर सकता हूं, रिमूव कर सकता हूं। फ्रोजन सेट एक बार बन गया सो बन गया, उसके अंदर मैं चेंजेस अप्लाई नहीं कर सकता। कर सकता हूं बट देयर इज अ हैक, जिस तरह टपल के अंदर हमने देखा देयर इज अ हैक। मेक सेंस? अब आपकी तरफ से कुछ सवाल आए थे कि यार ये फ्रोजन सेट है, नीचे माई सेट है, मैं दोनों को प्रिंट कर देता हूं, ये टाइप वाइप अभी हटा देता हूं, इसकी भी टाइप हटा देता हूं। वो आपको पता है कि दोनों की टाइप भी अलग है, उसकी टाइप सेट है और इसकी टाइप फ्रोजन सेट है, वो हम देख चुके थे। मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं वो बड़ी मजे की चीज है, वो है माई सेट। कुछ नहीं किया, दो वेरिएबल बनाए, एक सेट बनाया, एक फ्रोजन सेट बनाया, नीचे लॉक कर रहा हूं दोनों को और देखते हैं क्या होता है। पहले देखते हैं दूसरी चीज क्या प्रिंट हुई है, माई सेट। माई सेट की वैल्यू आप ऊपर देखें क्या थी? 11 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, 4 थी और 5 थी। एक चीज तो बिल्कुल सही था कि भाई क्योंकि सेट की बात हो रही है तो यूनिकनेस की बात हो रही है, जो भी रिपीट होने वाली वैल्यू होंगी वो तो दोनों हट जाएंगी। तो वो हम देख सकते हैं कि भाई 4 यहां पे रिपीट हो रहा था, नीचे रिपीट नहीं हो रहा। अगर आप फ्रोजन सेट में देखें उसमें भी 4 2 बार रिपीट हो रहा था, वो रिमूव हो गया। लेकिन अगर आप देखें ऊपर ऑर्डर में फर्स्ट वैल्यू क्या थी? 11 थी, उसके बाद 2 थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी। इन्होंने 2 3 4 5 और 11 कर दिया। हालांकि सेट जो होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं। मेरी बात पे यकीन नहीं है? कोई मसला नहीं, इधर आते हैं, स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा नीचे 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 नीचे। सेट क्या लिखा हुआ भाई? अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। अगर आपको याद हो पिछली क्लास में जब मैंने
सेट प्रिंट किया था उसका ऑर्डर वैसे ही आया था जैसे ऊपर दिया हुआ था, लेकिन फ्रोजन का ऑर्डर आया था। याद है भाई? तभी आप में से काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे आके पूछ रहे थे, मैंने उस दिन खुद ही जल्दी से निकाला था, ऊपर नहीं जवाब दूंगा, ये खुद थोड़ा सा इसके बारे में सोचें। अगर आपको याद हो तो उस दिन इसका सेट का ऑर्डर चेंज नहीं हुआ था, जो यूनिकनेस थी वो तो मेंटेन हो गई थी, 4 जो था डुप्लीकेट वो रिमूव हो गया था, लेकिन वैल्यू का ऑर्डर चेंज नहीं हुआ था। आज मैं देख रहा हूं दोनों का ऑर्डर अपडेट हो गया, ऊपर कुछ और दिया हुआ है, नीचे कुछ और आ रहा है, नीचे ऑर्डर्ड वे में आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? एनीवन? कोई? जी, टाइप मेंशन हो ना हो उसको इस राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट से पता चल गया कि भाई ये सेट है, ठीक है। अब बताओ कोई और? हाँ जी, सीक्वेंस टाइप नहीं है इसलिए रैंडमली कोई भी नंबर आ जाएंगे, लेकिन चलें रैंडम मतलब फिर हर बार चेंज होना चाहिए ना। मैं दोबारा कंपाइल करता हूं, दोबारा 2 3 4 5 11 आया, इधर भी 2 3 4 5 11 आया, माना सीक्वेंस टाइप नहीं है और इस डॉक्यूमेंटेशन बता भी रही है कि भाई ये अनऑर्डर्ड है, तो मैं जब प्रिंट कर रहा हूं तो फिर मेरा वाला ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा, ये खुद ऑर्डर क्यों मेंटेन कर रहा है। चलिए ऊपर नीचे कर लेते सर आपकी, ये से नहीं नीचे जो प्रिंट में हो रहा है आगे पीछे नहीं नहीं ये कोई फर्क नहीं, यहाँ से कोई वहां से 3 सवाल जवाब आ गए, यहाँ से कोई डुप्लीकेट तो रिमूव हो गए ना, उसके बाद ऑर्डर क्यों हो रहा है। चले बस 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 बस, नंबर चेंज करने मसला नहीं है, बस इतने नंबर थे ना, इतने में तो बात आपको समझ आ गई ना कि ऑर्डर कर रहे हैं। चले मैं यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ भाई 1 भी डाल देता हूँ, सही है। नीचे वाले में मैंने फ्रोजन सेट में 1 भी डाल दिया, अब उसने 1 को पहले ले गया, हालांकि 1 फ्रोजन सेट में कहाँ पे सबसे लास्ट में, वो उठा के पहले ले गया। क्यों कर रहा है ऐसा ऑर्डर, क्यों कर रहा है जब अनऑर्डर्ड है। नहीं तो आगे पीछे कर लेते हैं यार, अलग अलग प्रिंट कर लेते हैं। आ रहा हूँ उधर भी आऊंगा, सही है भाई, अलग अलग लिख दिए, अब देखते हैं क्या होता है। अभी 2 3 4 5 11 आ रहा है, ऊपर भी 4 2 3 4 5 11 आ रहा है। यहां से जल्दी से बता दें फिर मैं अपने मुद्दे पे आ रहा हूं। इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, अच्छा उससे पहले एक चीज बताता हूं, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पढ़ा हो, मेरी बड़ी ही ख्वाहिश है कि आपको कुछ डेडिकेटेड टाइम दिया जाए जिसमें हम आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ें, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के अंदर एक चीज होती है, डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है, वो कहलाता है हैश टेबल्स। क्या कहलाता है? हैश टेबल्स। हैश टेबल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। अगर आप जावास्क्रिप्ट में जाएं तो आपने ऑब्जेक्ट पढ़ा होगा, वो हैश टेबल की एक टाइप है। आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर सेट पढ़ा होगा, अगर किसने पढ़ा है, वो भी हैश टेबल की एक टाइप है। मैप पढ़ा होगा, वो भी हैश टेबल की एक टाइप है। इधर किसके अंदर, पाइथन के अंदर आपका जो सेट है ना, जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये हैश टेबल की एक टाइप है। आपका जो फ्रोजन सेट है ये भी हैश टेबल की टाइप है। और अभी जो हम आगे डिक्शनरी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डिक्शनरी, वो भी हैश टेबल की एक टाइप है। अब हैश टेबल क्या होता है? हैश टेबल बेसिकली ये होता है कि अगर मैं आपको इस सेट की बात बताऊं तो सेट की इंटरनल इंप्लीमेंटेशन जो है पाइथन के अंदर, वो बेस्ड है किसके ऊपर, हैशिंग के ऊपर। हैशिंग, हैश टेबल का हैशिंग से लेना देना है कि आपके जो वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं ना, वो हैश होके होते हैं। क्या होके होते हैं? हैश होके। अच्छा, इसके जो ऑर्डर है ना, अभी 1 2 3 4 5 11 आ गया है, 2 3 4 5 11 आ गया है, ये समझे कभी कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास पाइथन का कोई नया वर्जन आएगा, हो सकता है इसका ऑर्डर कुछ और कर दे। अगर कोई पिछला वर्जन है, हो सकता है इसका ऑर्डर कुछ और कर दे। इसकी एग्जांपल अगर आपको याद हो, मैं खुद बता रहा हूं, पिछली क्लास के अंदर जब मैंने अपने सेट को प्रिंट किया था तो जो ऑर्डर मैंने ऊपर दिया था वही आ रहा था। क्यों? क्योंकि कोई ऑर्डर इसका एक डिपेंडेंट नहीं है कि भाई ये इसी ऑर्डर में आएगा। इट डिपेंड्स ऑन द हैशिंग, दैट इज, क्या बोल सकते हैं इसको, हाँ, इट डिपेंड्स ऑन अ हैशिंग जो कि बिहाइंड द सीन्स हो रही है। अब वो बिहाइंड द सीन्स होके मेमोरी के अंदर कैसे मैनेज हो रही है, वो ऑर्डर उस पर डिपेंड करता है कि जब आप वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो वो कैसे दिखनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा मैं यहां पे आता हूं, कंट्रोल 4 कंट्रोल 3 कंट्रोल 2, मैंने आपके लिए एक वेबसाइट खोल के निकाल लिया, ये जबरदस्त।
इसका नाम है ओपन हैशिंग। ठीक है, अभी आप देखो ये जो नीचे आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये समझे आपकी मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी रैम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट्स नॉट एक्चुअल रैम, ये आपकी मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मेमोरी के अंदर क्या होते हैं, आपके पास स्पेसेस होते हैं। तो बेसिकली 0 जो है वो एक स्पेस को क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 सेम गोस फॉर मेमोरी के डिफरेंट स्पेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 0 1 2 3। अब आप देखना, अगर मैं बोलूं कि यार मैंने अपने एक वेरिएबल जिसकी हैश टेबल टाइप है, जो कि हैश टेबल के अंदर फॉल करता है, वो मेमोरी के अंदर ऐड करना है, तो आप देखना होगा क्या। यहां पर मैं लिखता हूं 1, क्या लिखता हूं 1, और ये क्या बोल रहा है, इंसर्ट करने को। मैं बोलता हूं इंसर्ट, उसने रैंडमली उस 1 को उठा के खुद ही मेमोरी के 1 स्पेस के ऊपर एलोकेट कर दिया। अच्छा, इसका ये बिल्कुल कतन ना आप कॉन्सेप्ट लीजिएगा कि भाई क्योंकि स्पेस 1 था इसलिए वैल्यू भी 1 स्टोर हो गई। लेट्स से मैं इंटीजर स्टोर करता हूं 55, अब यहां पे कहीं आपको 55 दिख रहा है नीचे स्पेसेस के अंदर, स्पेसेस तो 12 तक खत्म है। तो जब मैं इसको इंसर्ट करता हूं ये रैंडमली जाके 3 पे आ गया। इट्स ऑल गोइंग बिहाइंड द सीन्स, ये हैशिंग होती है। अब हैशिंग होती कैसे, वो आपको भले यहां पे ना दिखे, लेकिन हैशिंग आपके पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट होते हैं। सही है, टाइप स्क्रिप्ट अपना हैशिंग एल्गोरिथम यूज कर रही होगी अपनी हैश टेबल्स की डेटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए मेमोरी के अंदर। टाइप स्क्रिप्ट के अलावा पाइथन कुछ और कर रही होगी, जावा कुछ और कर रही होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि भाई लेट्स से MD5 एक हैशिंग फंक्शन है, जिस तरह और बहुत सारे MD5 जनरेटर, आपके पास हैशिंग फंक्शंस बहुत सारे हैं। आपके पास MD5 है, SHA है, SHA-20, 256 है, बहुत सारे आपके पास हैशिंग एल्गोरिथम है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि होता क्या। इस बात को गौर से समझिएगा, आपके लिए बड़ी मुफीद साबित होगी। लेट्स से यार मेरा एक वैल्यू है, क्या है, वैल्यू हेलो, सही है, हेलो। अब एज अ यूजर मैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर क्या स्टोर कर रहा हूं, एक मैंने लेट्स से प्रॉपर्टी बनाई ग्रीट और उसके अंदर मैंने वैल्यू लिख दी हेलो। जैसे ही मैं जनरेट करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा स्ट्रिंग क्या था, हेलो, और इसका MD5 जो है वो एक हैशिंग एल्गोरिथम है। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या बनी, ये इतना लंबा स्ट्रिंग 2D5D414 पता नहीं क्या क्या। अब होता क्या है, आपका जो की होती है जब आप ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे होते हैं, अच्छा सेट के अंदर की वैल्यू पेयर नहीं होता, सेट के अंदर सिर्फ वैल्यू होती है। ऑब्जेक्ट आपने पढ़े थे ना, की वैल्यू पेयर था। सेट के अंदर जिस तरह आपने यहाँ पे देखा है कोड के अंदर, अगर आप देखें सिर्फ कीज होती हैं, वैल्यू कुछ नहीं होता। तो टेक्निकली ये 11 क्या होगा, एज अ इनपुट जाएगा, इसके अगेंस्ट एक हैशिंग कोड जनरेट होगा और ये कोड आपके मेमोरी के अंदर किसी लोकेशन को मैप कर रहा होगा। याद रखिएगा मेरी बात। फर्स्ट टाइम जब मैंने यहां पे आके लिखा लेट्स से 5, जो कि आप ये देख सकते हैं, ये 5 नहीं 11 लिखता हूं, यहां पे आके मैंने लिखा 11, ये आपको 11 दिख रहा है। 11 आपकी ऑब्जेक्ट की या सेट की हर की हैश होती है, हर इंडिविजुअल की हैश होके मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। तो अगर मैं 11 की बात करूं तो जैसे ही मैंने 11 लिखा, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं ताकि स्पेस क्लियर हो जाए। अब देखिए मेमोरी के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। यहां पे मैंने आके लिखा 11 और मैंने किया इंसर्ट। अच्छा, उसने फिर 11 पे 11 को मैप कर दिया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, वो कहीं भी रख सकता है। हुआ क्या होगा, बिहाइंड द सीन इस 11 के अगेंस्ट एक पूरा हैश जनरेट हुआ होगा और उस हैश को मेमोरी के 11th स्पेस के ऊपर मैप कर दिया गया होगा। मेक सेंस? अब मैं आपको ये चीज विजुअली दिखाता हूं। अब मैं एक स्ट्रिंग इंसर्ट करूंगा, ये थोड़ा टाइम लेगा इधर ऐड होने में, और यहां पे कुछ कैलकुलेशन चल रही होगी, उस पर गौर कीजिएगा। मैं यहां पे लिखता हूं हेलो, ठीक है, और अब मैं इंसर्ट करता हूं। ये देख रहे हैं कुछ हो रहा है, ये बेसिकली हैशिंग एल्गोरिथम के थ्रू मेरा हेलो गुजर रहा है। और जब ये पूरा हेलो का हैशिंग कोड बन जाएगा, ये कोड मेमोरी के किसी एक स्पेस के ऊपर मैप कर दिया जाएगा। कहां पे मैप हो गया भाई, 0 स्पेस के ऊपर मैप हो गया। अब अगर मुझे इस हेलो को फाइंड करना है, मैं बोलता हूं हेलो और मैं फाइंड करता हूं, दोबारा कैलकुलेशन बनेगी, दोबारा उसके अगेंस्ट हैशिंग एल्गोरिथम बनेगा और हमेशा एक हैश जो बनता है वो एक ही एड्रेस को पॉइंट आउट करता है। तो जब भी ये बन जाएगा
क्योंकि हेलो ऐड भी यहीं पे हुआ था, तो जितनी बार भी मैं हेलो लिखूंगा ये मेमोरी के इसी स्पेस को प्रेजेंट करेगा, मुझे ये हेलो वापस लाके दे देगा। मेक सेंस? अब ये होगा कैसे भाई? हैशिंग एल्गोरिथम तो बिहाइंड द सीन्स हो रहा है, लेकिन अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि एक बार मैं हेलो लिख के भले जनरेट करूं या 2 बार हेलो जनरेट करूं, इसकी वैल्यू MD5 हमेशा सेम ही आती है, तभी तो रिट्रीवल कर पाऊंगा। अगर रिट्रीवल के वक्त उसकी हैशिंग वैल्यू चेंज हो गई तो फिर तो वो कभी मेमोरी से रिट्रीव ही नहीं कर पाएगा। इसलिए आपकी वैल्यू का हैश हमेशा एक्यूरेट सेम रहता है फॉर द सेम इनपुट। जैसे ही मैं इस हेलो के अंदर कुछ ट्विकिंग करूंगा, मैं बोलता हूं हेलो 1, तो आप अभी MD5 हैश की वैल्यू देखें और अब जब मैं जनरेट करूंगा फिर देखना कि एक 1 ऐड करने से पूरा MD5 जो हैश था वो अपडेट हो गया, चेंज हो गया। तो ये बेसिकली हैशिंग कहलाता है, जिसकी बेसिस के ऊपर आपके ऑब्जेक्ट, आपके हैश टेबल्स, उनकी सारी टाइप्स पाइथन के अंदर आपका सेट आ जाता है, आपकी डिक्शनरी आ जाती है, आपका फ्रोजन सेट आ जाता है। इनके हर वैल्यू, हर की के अगेंस्ट हैश जनरेट होता है। वो हैश मेमोरी के किसी स्पेस को पॉइंट आउट करता है और जब भी आप उसको गेट करना चाहते हैं ये इनपुट के अगेंस्ट हमेशा सेम ही हैश जनरेट करता है और वो सेम ही लोकेशन पे पॉइंट आउट करती है। इसलिए आपको वो वैल्यू भी हमेशा बआसानी रिट्रीवल में मिल जाती है। मेक सेंस? इट्स अ वेरी डीप डाइव, निटी ग्रिटी डिटेल, लेकिन आप कोई इंटरव्यू क्लियर कर ही नहीं सकते अगर आप सब इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप इंटर्नशिप पे आ रहे हैं या फिर जूनियर लेवल पे आ रहे हैं, तो वो आपको आपसे खुद ही ये सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहचान जाएंगे कि भाई जूनियर लेवल का इससे सवाल नहीं करना। लेकिन अगर आप जा रहे हैं मिड टू सीनियर लेवल पे, मैं मान ही नहीं सकता आपसे ये वाले सवाल ना हो। आपसे ये सवाल 110% होंगे ही होंगे। इसलिए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम मैंने आपको बोला था सेकेंड क्वार्टर के बाद कि पढ़ना है आपने। जी आपका सवाल। उसकी बेस पे हुआ था, ये प्रिडिक्टेबल नहीं है। जैसा कि लिस्ट या फिर एरे के अंदर 0 1 2 3 4 इंडेक्स मिलते हैं, इट्स अ ऑर्डर्ड इंडेक्स। आपके पास जो सेट या फिर जितने भी हैश टेबल्स होते हैं और उनकी तमाम जो टाइप्स उसके अंदर फॉल करती हैं, वो तमाम क्या होती हैं? अनऑर्डर्ड होती हैं। ऑर्डर होने का बस एक ही तरीका होता है, वो ये होता है कि भाई वो बिहाइंड द सीन्स कैसे उसको ऑर्डर कर रहा है, आपका उसके ऊपर कतन कोई कंट्रोल नहीं है। डज इट मेक सेंस? कूल। तो ये था। अगेन आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, बट आपको इसके अराउंड थोड़ा सा वक्त लगाना पड़ेगा और मैं चाहता हूं ये आपको आए। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ना इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बस एक बात हमेशा चीज जहन में रखिएगा, वो ये है कि आपके तमाम हैशिंग फंक्शंस जो होते हैं वह आइटम पोटेंट होते हैं। क्या होते हैं? आइटम पोटेंट। बड़ी वेरी डिफिकल्ट वोकैबुलरी टर्मिनोलॉजी, बट ये आइटम पोटेंट होते हैं। आइटम पोटेंट से क्या मुराद है? अगर आप उस फंक्शन के अंदर हेलो पास करेंगे और उस फंक्शन को इन्वोक करेंगे तो वो हमेशा एक ही हैश जनरेट करके देगा, हमेशा, क्योंकि यही तो बनता है। स्टोर जिस बेस पे हुआ है, अगर वो चेंज हो गया, अगर दोबारा मैंने हेलो दिया और उसने कुछ और हैश जनरेट कर दिया, तो मैं उस वैल्यू को अभी रिट्रीव ही नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये आइटम पोटेंट होते हैं। अगर आपने हैशिंग फंक्शन के अंदर कोई एक वैल्यू एक बार पास की है, एक बार उसको इन्वोक करेंगे सेम रिजल्ट आएगा, 100 बार इन्वोक करेंगे सेम रिजल्ट आएगा। जैसे उसके अंदर ट्विकिंग करेंगे, भले जरा सी, जैसे भी हमने देखा मैंने हेलो 1 कर दिया, वो अपना पूरा हैश ही चेंज कर दिया। बोलता है अब ये सेपरेट वैल्यू है, इसका सेपरेट हैश है, इसकी मेमोरी के अंदर सेपरेट जगह बनेगी और फिर वहां से रिट्रीव होगा। समझ आया? आइटम पोटेंट याद रखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको डिक्शनरी समझना डेड सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि भाई सेट के अंदर की वैल्यू नहीं होता, सिर्फ की होती है और वो की इटसेल्फ ही हैश हो रही होती है। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ कुछ भी मैकेनिज्म है वो ऑर्डर हो रहा होता है, लेकिन वो ऑर्डर आपके लिए नहीं है। दोबारा बता रहा हूं, इट्स नॉट एन ऑर्डर्ड लिस्ट। डिक्शनरी क्या है? अगर मैं दोबारा इधर आऊं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, आपके पास डिक्शनरी। फ्रोजन सेट भी वही है भाई, फ्रोजन सेट भी इसी मैकेनिज्म के ऊपर चलता है, बस उसको हम अपडेट नहीं कर सकते। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। अब आते हैं नीचे, डिक्शनरी।
डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी को अगर आपको समझना है तो आप पीछे चले जाएं, टाइप स्क्रिप्ट के सिंपल ऑब्जेक्ट्स रख लें। इट्स अ की वैल्यू पेयर। आप की देते हैं, उसके अगेंस्ट वैल्यू देते हैं। ठीक है भाई, ये भी हैश टेबल की एक टाइप है, राइट? ठीक है, अब ये बनता कैसे है? ये बहुत ही आसानी से बनता है। ये यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ऊपर जाके पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं डिक्शनरी, डिक्शनरी इटसेल्फ एक टाइप भी है, अभी डेटा टाइप्स के अंदर डिफाइन था, जिसकी टाइप है डिक्ट। सही, इस पाइथन हमेशा हर चीज़ों को बिल्कुल नैरो डाउन करता है, तो उसने स्ट्रिंग के str लगा दिया, बूलियन के लिए बोल लगा दिया, सेम गोस फॉर डिक्शनरी के उसने डिक्ट बोल दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं की वैल्यू पेयर है। अनलाइक टाइप स्क्रिप्ट जिसके अंदर आप की कुछ भी दे दें फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स टाइप स्क्रिप्ट उसको खुद ही स्ट्रिंग के अंदर कास्ट कर देती थी, कन्वर्ट कर देती थी। क्योंकि आप क्या लिखते थे? आप इस तरह लिखते थे कि भाई हेलो, किस तरह आप ऑब्जेक्ट के अंदर की इस तरह देते थे कि भाई हेलो, ऐसी था। लेकिन पाइथन के अंदर ये इनकरेज्ड है कि आप एक्सप्लिसिट वे में जाके अपनी की को स्ट्रिंग के अंदर इनकैप्सुलेट करें। मेक सेंस? सही, और कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस ये डिफरेंस है। अब होता क्या है, ये भी जिस तरह मैंने आपको बताया हैश टाइप है। अगेन जब आप ये ऑब्जेक्ट अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये अनलाइक सेट इसके अंदर की भी है और वैल्यू भी है, तो यहाँ पे आपकी की को पकड़ा जाता है। ये की हैशिंग से गुजरती है, इस की के अगेंस्ट एक हैश बनता है, उस हैश को मेमोरी की किसी स्पेस के ऊपर मैप किया जाता है और ये नेम की वैल्यू वहां जाके सिट हो जाती है। फिर होता क्या है कि जब आप बोलते हैं कि यार चलो मेरा ऑब्जेक्ट बन गया है, अब मुझे उस ऑब्जेक्ट की नेम की प्रॉपर्टी ला के दो, एक्सेस करनी है मैंने, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए जो कि क्या है? एलिस। तो दोबारा क्या होता है? आपका नेम पकड़ा जाता है, उसके अगेंस्ट हैशिंग बनता है, दोबारा वो सेम ही एड्रेस को मैप करता है, लेकिन पहले यहाँ पे वैल्यू ऐड हो रही थी, अब क्योंकि वैल्यू पहले ही मौजूद है तो वो उसको रिट्रीव करके लाके दे देगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा? एलिस मिल जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, पहले आपको सिंपल टाइप दिखा देता हूँ जैसे हम सब में करते हैं। देख सकते हैं कि इसके लिए भी एक क्लास बनी हुई है, डिक्ट की है, और आपका जो पूरा ऑब्जेक्ट था वो आपको दिख रहा है। मेक सेंस? अब देख लेते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को गेट कैसे करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, जिस तरीके से हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर करते थे कि मुझे सिर्फ नेम चाहिए। ओके, अच्छा इन्होंने यहाँ पे बताया नहीं है, बहुत रॉकेट लेके चले। कौन बताएगा ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पाइथन के अंदर कैसे एक्सेस करते हैं? अगर मुझे माई डिक्ट का नेम एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा? डॉट नेम। कौन इससे मुत्तफिक है भाई कि ये चल जाएगा? सही, ये तो एरर दे रहा है। ओह माई डिक्ट, नहीं सही है। हाँ भाई एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? अगर आपने 3 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और आपने डिक्शनरी को यूज नहीं किया, किस किसने किया है अपने प्रोजेक्ट के अंदर डिक्शनरी को यूज किया? तो बताओ ना यार, प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दो इस नेम को, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। सही है। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी आपने देखा 2 तरीके होते हैं, एक डॉट नोटेशन होता है और एक स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन होता है। पाइथन इनकरेजेस कि आप ये स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन वाला काम इस्तेमाल करें। अब मैं इसको प्रिंट करता हूं तो नेम के अगेंस्ट मुझे इस पर्टिकुलर प्रिंट में क्या मिलना चाहिए भाई? बोलो भाई, एलिस। तो देख लेते हैं जल्दी से, यहां से क्लियर करता हूं, यहां पे प्रिंट करता हूं, एलिस आपको मिल रहा है। कौन यहां से चीता या चीती आके बताएगा कि ये हैशिंग के थ्रू किस तरीके से वर्क कर रहा है? एनीवन? एनीवन? आ जाओ, आप आ जाओ। इनके लिए तालियां भाई, जोरदार। जोरदार का मतलब जोरदार होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जरा बताना कि यहां पे क्या हुआ है। बहुत ही लेमैन टर्म्स के अंदर और बहुत ही कंसाइज वे में। लंबा करोगे तब भी ये बीच में छोड़ जाएंगे, और अगर मुश्किल करोगे तो भी ये छोड़ जाएंगे। तो अपने तरीके से जो आपको बेहतर लगे ये समझाओ। मैंने नवीद, अच्छा जो ये सर ने ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें हमारे पास जो पहली की थी नेम, तो नेम के अगेंस्ट हुआ ये कि जो NAME नेम, ये चारों कैरेक्टर्स जो हैं इसके, जो हमने नाम रखा, तो चारों कैरेक्टर्स जो हैं इसके पहले एक हैशिंग टेबल से गुजरते हैं, जहाँ पे फिर होता यह है कि N, A, M और E, इन चारों को के ऊपर कोई एक खास एल्गोरिथम, कोई खास प्रोसेस या कोई फार्मूला रिपीट किया जाता है, जिससे एक नंबर जनरेट होता है। वो नंबर जो है वो मेमोरी के अंदर एक जो ब्लैंक स्पेस होती है उसमें किसी एक खास लोकेशन को वो नंबर दे दिया जाता है। मेरे जहन में सर जब बता रहे थे तो मेरे जहन में बहुत सिंपल सी एक आसान सी एग्जांपल आ रही थी
कि हम जब जो है ना ये 9-10 के जो पेपर्स होते हैं, तो इसकी एक प्रोजेक्ट मेरे पास आया था, तो उसमें हम ये करते हैं कि हमारे पास जो रोल नंबर होता है, उस रोल नंबर को हाइड करने के लिए जब चेकिंग के लिए कॉपीज जा रही होती हैं, तो हम वहाँ पे कोड डाल देते हैं, कोडिंग की कोडिंग। तो ये बिल्कुल वो उसी तरह वाला है कि जी वो हम वो जो रोल नंबर होता है उसको छुपा देते हैं और उसकी जगह कोड डाल देते हैं। तो वो कोड फिर कहाँ से आता है हमारे पास, हम एक्सेल के अंदर जैसे हमें फार्मूला लगा लेते हैं और जो हमारे पास रोल नंबर्स होते हैं जब उसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं मतलब तमाम सेल्स के ऊपर, तो हर रोल नंबर के अगेंस्ट एक हमारे पास एक और यूनिक नंबर आ जाता है। और जब हम डी कोडिंग कर रहे होते हैं वापस हमारे पास पेपर्स आ जाते हैं, तो फिर डी कोडिंग फिर उसी प्रोसेस को रिवर्स करके हासिल की जाती है। ये बिल्कुल उसी तरह का जो मुझे समझ आ रहा है। ठीक है सर, बहुत ज़बरदस्त। आई लव कि जब ऑन टॉप ऑफ इट जो पढ़ाया जाए बंदे अपनी एग्जांपल के साथ आए खुद। और मैं हमेशा इंकरेज करता हूँ जब आप लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हो तो कभी किसी के बताए हुए अल्फाज को इस्तेमाल नहीं करें, अपने अल्फाज के साथ आएँ और अपने जो समझा है जिस तरीके से आपने समझा वो बताएं। आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन एक कन्फ्यूजन ना हो जाए, डिकोडिंग यहाँ पे नहीं होती। हमेशा ये पूरा वन वे प्रोसेस है। हैशिंग इनपुट की होती है, हमेशा इनपुट की हैश होती है, हैश बनते हैं और मेमोरी की तरफ जाता है। कभी मेमोरी एड्रेस फिर हैश बनते हैं और फिर वेरिएबल को आइडेंटिफाई नहीं करता। इट्स अ वन वे प्रोसीजर। हमेशा यहाँ पे भी क्या होगा, जब एज के लिए भी होगा, लैंग्वेज के लिए भी होगा, लेकिन आपके सिंप्लीफाई के लिए मैं सिर्फ नेम को जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ इसी को लेते हैं। कि सबसे पहले वो देखेगा पाइथन के भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है, तो उसको फौरन ये चीज इन्फर हो जाएगी कि भाई ये एक हैश टेबल है, तो मुझे इसको मेमोरी के अंदर कुछ अलग तरीके से प्रोसेस करना है। सेम गोज फॉर योर सेट, सेम गोज फॉर योर अरे। ओके, तो नॉट अरे, सॉरी, अरे इज अ सेपरेट थिंग, सही। सेम गोज फॉर योर सेट एंड फ्रोजन सेट। तो उसके लिए वो देखता है कि भाई सेट किस तरह बनाते हैं, राउंड ब्रैकेट्स में नहीं, किस में बनाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में बनाते हैं। सेट और दोनों कर्ली ब्रैकेट्स में बनते हैं, इसमें बस की वैल्यू पेयर होता है, उसमें सिर्फ की होती है। ठीक है, तो वो देखता है कर्ली ब्रैकेट्स है, पाइथन बोलता है हैश टेबल है, इनकी की को हमने अलग तरीके से प्रोसेस करना है। की को पकड़ता है, हैश करता है, मेमोरी के अंदर उस एड्रेस को, उस हैश को किसी एड्रेस के साथ मैप करता है। फर्स्ट टाइम पे क्योंकि वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं तो उस स्पेस के अंदर एक वैल्यू जाकर सेट हो जाती है, जो कि अभी हमारे लिए क्या है, एलिस है। जब दूसरी बार उसको गेट करने के लिए करता है तब भी वही प्रोसेस गुजरता है कि भाई देखता है कि भाई एक माई डिक्शनरी है जो कि एक ऑब्जेक्ट है, इट्स अ हैश टेबल, इसकी कौन सी की है, नेम, तो दोबारा इस नेम को गुजारता है हैशिंग फंक्शन से, इसके अगेंस्ट दोबारा वही हैशिंग बनती है, वही हैश बनता है, वो सेम ही मेमोरी के इसके स्पेस के ऊपर पॉइंट आउट करता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पे एक वैल्यू होती है जो कि क्या है, एलिस, इसलिए मुझे वो मिल जाती है। मेक सेंस? कूल मेरे प्यारे दोस्तों, बस अब आगे आपका काम है इसको अच्छे तरीके से और एक्सप्लोर करो, टूटे फूटे कॉन्सेप्ट लेके जाओ। कोई भी नहीं आपसे चाहता कि भाई वो रॉक सॉलिड बिल्कुल जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेके जाओ, टूटे फूटे लेके जाओ, घर जाके इसके अराउंड एक्सप्लोर करो और इंशाल्लाह आपको क्लिक कर जाएगा। ये चीजें आपको कोई नहीं सिखा सकता, ये हमेशा तब होती हैं डीएस से, मैं आपको खुद बता रहा हूँ। अगर आप ऐसे ही अपने रूम में बैठ के बोल रहे हैं कि भाई मैं डेटा स्ट्रक्चर कर लूंगा, आप कभी नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर ट्रस्ट मी आग होनी चाहिए। ये तब होता है अगर मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और मैं देख रहा हूँ कि 4 साल का एक्सपीरियंस का जो बंदा है वो बड़े अच्छे अच्छे डिसीजन ले रहा है, मैं क्यों नहीं ले पा रहा, तब मुझे पता है चलता है कि यार मेरे पास एक चीज मिसिंग है, वो क्या है, डीएस से। तो मेरे अंदर आग पैदा होती है कि यार मुझे बेहतर बनना है, मेरे पास भी तो एक्सपीरियंस है, मैं क्यों नहीं वो कर पा रहा जो ये कर पा रहा है। तो जब मुझे पता चलता है कि भाई डीएस से वो चीज है और इसकी बेसिस के ऊपर मेरा ओवरऑल जो एक करेक्टर है पूरी कंपनी में वो भी आएगा, पे रोल भी बढ़ेगा, तमाम चीजें होंगी। जब ये वाली आग होती है ना तो बंदा करता है। ऐसे नहीं होता कि बैठे में चले यार डीएस से पढ़ लेते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो अपने आप को कोई एम दे, कोई गोल दे कि यार मैंने ये करना है इसलिए मैंने डीएस से पढ़ना है। मैंने 3 साल के बाद डेटा स्ट्रक्चरिंग और हम पढ़े थे, मैं 3 साल बड़ा लगा के काम कर रहा था, लेकिन फिर जाके महसूस हुआ कि यार कहीं लैग करता हूँ, कोई चीज मिसिंग है, अच्छी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा को किस तरह स्टोर करना है वो डिसीजन नहीं ले पाता। तो तब मैंने फिर फाइनली ये डिसीजन लिया था कि मैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पढ़ूंगा और फिर आराम से पढ़ा, वजह भी पता थी, मकसद भी पता था, क्यों कर रहा हूँ सामने था, तो चीजें करना आसान हो गई। मेक सेंस? ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये था आपका डिक्शनरी की वैल्यू पेयर, सेट, स्टैंड अलोन की एंड यूनिक की। मेक सेंस? ठीक है। अब डिक्शनरी के अराउंड भी बहुत सारे मेथड होते हैं, आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आके बोलूंगा पाइथन डिक्शनरी मेथड्स, वही आप आगे देखेंगे। यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि भाई डिक्शनरी के अराउंड कौन कौन से मेथड हैं, तो काफ़ी सिमिलर है, जो कि आप साइट में भी देख चुके थे कि भाई क्लियर भी है, कॉपी भी है, फ्रॉम कीज है, गेट। इसमें 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका भी आपने देखा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप अपनी की पास करते हैं। दूसरा एक और तरीका है वैल्यू को गेट करने का, कि आप गेट का मेथड इस्तेमाल करते हुए अपनी कीज की वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। आइटम्स है कि उसके अंदर टोटल कितने आइटम्स है, कीज की याद है,
कीज याद है भाई, सेकंड क्वार्टर के अंदर प्रोडक्ट का नहीं, ऐड टू कार्ट का प्रोडक्ट बनवाया था, प्रोजेक्ट बनवाया था, उसके अंदर हमने कीज यूज की थी। इसके बाद पॉप है, पॉप आइटम है, सेट डिफॉल्ट, बहुत सारे हैं, ये बहुत ही मिनिमल है, इसके अलावा और बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। तो मेक श्योर घर पे जाके इन तमाम मेथड्स को आपने देखना है, यहाँ पे आपको कतल नहीं करवा पाएगा, क्योंकि आपको पहले ही पता है भाई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अराउंड क्या क्या ही ऑपरेशन हो सकता है। ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चीज ऐड कर सकते हैं, कोई चीज रिमूव कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को गेट कर सकते हैं, उसको ट्वीक कर सकते हैं, उसके ऊपर मैप चला सकते हैं, मैप से मुराद उसके ऊपर लूप थ्रू कर सकते हैं। तो वही तमाम चीजें आपने देखनी है। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट दैट यू आर वर्किंग ऑन। उसके प्रोजेक्ट में रहते हुए आप ऑब्जेक्ट के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको वो बताएगी कि आपने कौन सा मेथड जाके सर्च करना है। अगर यहाँ से नहीं समझ आ रहा, गो टू चैट जीपीटी, उससे बोलो भाई मैंने ऑब्जेक्ट के साथ या आपकी डिक्शनरी के साथ मैंने ये वाला काम करना है, क्या ये कर सकता हूँ? वो या तो नहीं कर सकते होंगे तो आपको कोड दिखा देगा, उस कोड को समझे। अगर पहले ही कोई बिल्ट इन मेथड मौजूद होगा तो वो आपको दिखा देगा भाई ये वाला मेथड, इसकी मदद से आप ये कर सकते हैं, वो इस्तेमाल कर लेना। मेक सेंस? आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम अपने इसमें ये बुलियन है, ये हम कर चुके हैं। कौन सी फाइल है भाई? हाँ, डिक्शनरी। एक अपने लिए होमवर्क लिखें कि आपने घर से बाइनरी टाइप्स पढ़ के आना है। लिखिए भाई, आई एम नॉट गोइंग टू टीच हियर व्हाट बाइनरी टाइप्स आर। ठीक है, जरा लिखिए अपने लिए बाइनरी टाइप्स आपने पढ़ के आना है। अब आपके होमवर्क से स्टार्ट होंगे। मैं एक दिन सर जिया जो सेकंड सेक्शन है, फर्स्ट ए सेक्शन है, उसका स्केड्यूल पढ़ रहा था। स्केड्यूल इस तरह कि वो एक क्लास के अंदर क्या खत्म करेंगे। 2 घंटे की क्लास है रमजान की, आपको पता है। स्टूडेंट्स आने में 10-15 मिनट लगा लेते हैं, पीछे कुछ बचते हैं घंटा डेढ़ या पौने 2 घंटे लगा ले, जिससे भी कम। उन्होंने एक क्लास के अंदर, अगर मैं आपको दिखाऊं, 5.4 से लेके पॉइंट 5.4, अभी जो आप देख रहे हैं ना शीट, इसके अंदर टॉपिक्स वाइज डिवाइड है चीजें कि भाई ये है 6 स्टेप 6 का, ये भी आप किस पे है, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर करूं तो स्टेप 6 में आप, सही है। उनकी क्लास में 1-2 घंटे की क्लास के अंदर 5.5 से लेके 7 तक उन्होंने कवर करना था, और ये स्केड्यूल बना हुआ है, मतलब इसके ऊपर कोई ट्विकिंग नहीं है। जो बच जाएगा भाई वो होमवर्क करके आओ, हमने नहीं पढ़ाना। तो थोड़ा सा मैंने बोला, मैंने इंस्पिरेशन ली, मैंने बोला हम भी ऐसे करते हैं, जरा आप लोग को भी होमवर्क देते हैं, आपका भी दिल लगा रहेगा। तो हम इतना तो फास्ट नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब मैं आपसे कुछ और एक्सपेक्टेशन रखता हूं, और आप भी अपने आप से कुछ और एक्सपेक्टेशन रखें, ना कि भाई ये भी पढ़ाया जाए, ये भी पढ़ाया जाए, ये भी पढ़ाया जाए। तो बाइनरी ट्रीज जो है या बाइनरी टाइप जो है वो आप करके आएंगे। मैं अगेन अगली क्लास में आपको थोड़ा सा जरूर बताऊंगा कि क्या होता है, लेकिन वो आपके लिए ज्यादा आसान को कैच करना, क्योंकि आप पहले ही पढ़ के आएंगे। अगर नहीं पढ़ के आएंगे तो आपको कतन समझ नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि आप ये बाइनरी टाइप्स पढ़ के आएंगे। अब इसके अंदर काफी चीजें फॉलो करती हैं, ये A-B-C आप देख लीजिएगा, ये तमाम चीजें आप पढ़ के आइएगा। B भी इसके अंदर आता है और आगे C भी आएगा, ये तमाम चीजें, ये C आ गया, ठीक है। तो ये चीजें आपने पढ़ के आनी है। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अच्छा, अगर आपको याद हो तो आपने ये आईडी है, छोटा सा एक टॉपिक है, मैं आपको ऐसे रैंडमली बता देता हूँ। आईडी क्या, एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। जिस तरह आपने देखा प्रिंट का एक फंक्शन था, बिल्ट इन फंक्शन था किसके अंदर, पाइथन के अंदर। जावास्क्रिप्ट या फिर टाइप स्क्रिप्ट के अंदर अगर आपको याद हो, आप में से जो थे वो तो उनको याद होगा, जो नहीं थे वो कनेक्ट करने की कोशिश करें। हमें रैंडम आईडी जनरेट करनी थी, सही है। तो एक तरीका है क्रिप्टोग्राफी, जिसमें एक फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम एक रैंडम आईडी जनरेट कर लेते हैं, लेकिन वो कंप्यूटेशनल बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं हम उसको इस्तेमाल ना करें। वो है तो बिल्ट इन टाइप स्क्रिप्ट के अंदर बना एक मॉड्यूल है जिसको हम इस्तेमाल करके रैंडम आईडीज जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मेमोरी के ऊपर थोड़ा भारी पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको यूज नहीं करते थे। हमने क्या किया था, एक पैकेज इंस्टॉल किया था जिसकी मदद से हम रैंडम आईडीज जनरेट करते थे। पाइथन के अंदर एक अच्छी चीज है कि इसने एक बना बनाया फंक्शन दे दिया आईडी का। जब भी आप इस फंक्शन को इन्वोक करते हैं तो ये आपको एक रैंडम आईडी जनरेट करके दे देता है। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। मेक सेंस? ठीक है, तो भाई ये था आपका आईडी। ये एक अच्छा टॉपिक है। टाइप कास्टिंग का क्या मुराद होता है, बताओ भाई। सही है, ये तो सबको पता है। टाइप कास्टिंग भाई माशाल्लाह इतनी इंग्लिश आती है, बता दिए कि भाई टाइप कास्टिंग मतलब टाइप को कन्वर्ट करना। इसकी प्री रिक्विजिट्स क्या है? प्री रिक्विजिट्स क्या है कि भाई ये होगा तभी टाइप कास्ट होगा, वरना नहीं होगा।
जबरदस्त, बेहतरीन, आई लव इट। अगर वो वेरिएबल या वो वैल्यू जिसकी वाकई उस टाइप में जिसमें आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं उसमें उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन मौजूद होगी तभी आप उसको कास्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्ट्रिंग का 1 है तभी आप उसको इंटीजर के 1 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं बोलूं उसको नंबर में कन्वर्ट कर दो, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर की वैल्यू पेयर्स है मल्टीपल, तो आप उसको इंटीजर के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं भाई? मेक सेंस? तो कोई भी ऐसी टाइप जिसमें आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो चाहने वाली टाइप जिसमें करना चाहते हैं अगर उसमें उसकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है तो आप उसको कास्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ लैंग्वेजेस के अंदर एरर आता है और कुछ लैंग्वेजेस के अंदर आपको फॉल बैक वैल्यू मिल जाती है, जैसे 0 मिल जाता है, कुछ माइनस मिल जाता है, ऐसे होते हैं। तो पाइथन को देखते हैं क्या होता है। अब देखिए आप कि अभी इन्हें क्या किया हुआ है, आई बनाया हुआ है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ नीचे, ऊपर की चीजें पढ़ के आना है आप लोग के लिए, याद रखिएगा। मैं बीच में सवाल करूंगा, यहाँ पे भी आप जो आप में से वॉलंटियरली यहाँ पे आना चाहेगा बिल्कुल वो भी यहाँ पे आके बताएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप पढ़ कर आए। बाइनरी टाइप्स उन टाइप्स में से है कि अगेन मैं दोबारा बताता हूँ कि आप बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। इट्स नॉट लाइक जिस तरह मैंने आपको डिफरेंट और चीज़ें बताई थी, कॉम्प्लेक्स बताया था, समझाया था, लेकिन बता दिया था मोस्ट फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाइनरी टाइप्स भी उन टाइप्स में से एक है जिसमें से आप ABC तमाम चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आप फ्रिक्वेंटली उस वोकैबुलरी के अराउंड इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे उसको इस्तेमाल करेंगे लेकिन उस वोकैबुलरी के अराउंड इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जरा पढ़ के आइएगा, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में इसके अराउंड डिस्कशन तो हम करेंगे ही करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है टाइप कास्टिंग। तो मैं ये पहली वाली चीज़ पकड़ लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और अपने प्रोजेक्ट के अंदर आके पेस्ट कर लेता हूँ। कुछ नहीं है, एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसको इंट दिया हुआ है टाइप और उसके अंदर वैल्यू स्टोर की हुई है 10। फर्स्ट प्रिंट में बताया हुआ है कि भाई राइट अवे। अच्छा, अब कास्टिंग कैसे होती है? कास्टिंग ऑब्वियसली जो टाइप्स मौजूद थी, आपने देखा था कि स्ट्रिंग के लिए टाइप क्या मौजूद थी भाई? str। इंटीजर के लिए टाइप क्या मौजूद थी? int। ऑब्जेक्ट जो हमारी डिक्शनरी थी उसके लिए टाइप क्या मौजूद थी? dict। तो ऑब्वियसली अगर मुझे अपने 10 को ऑब्वियसली इस इंटीजर 10 की स्ट्रिंग के अंदर रिप्रेजेंटेशन बन सकती है, स्ट्रिंग के अंदर 10 डाल दो, तो ये क्या है, ये कास्ट हो सकता है इनटू अ स्ट्रिंग, और इसका उलट भी हो सकता है। अगर मेरे पास स्ट्रिंग का 10 है तो उसकी न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन बन सकती है, इसलिए मैं उसको इंट के थ्रू कन्वर्ट कर सकता हूं। मेक सेंस? तो यहां पे मैंने क्या किया भाई, मैंने बोला है कि str मतलब ये फंक्शन लो और मेरे i की वैल्यू को चेंज कर दो। टेक्निकली वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्या चेंज होगी? उसकी टाइप। क्या चेंज होगी भाई? क्योंकि कॉन्सेप्ट का नाम ही है टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, अपने i को लिया है, स्ट्रिंग के अंदर इनकैप्सुलेट किया है और इसके अंदर अपनी वैल्यू पास कर दी है। तो ये इस इंटीजर के 10 को स्ट्रिंग के 10 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मैं इसको प्रिंट आउट करूंगा, यहां से जवाब मिलना चाहिए मुझे बच्चे। आप ब्लू दुपट्टे, अच्छा इसकी वैल्यू आपको क्या लगता है क्या मिलेगी? ये इवैल्यूएट होके मुझे क्या मिलेगा? नहीं आप बैठ जाओ, आप ही आप। अच्छा कोई हैंड रेज करो, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करो, कोई हैंड रेज करो। आप ब्लू स्कार्फ में, आप ही आप खड़ी हो जाओ बच्चे। बच्चों खड़ी हो गई, इनसे बोल रहा हूँ। इसकी क्या प्रिंट आएगा? बस इतना पीछे का छोड़ दें। जब मैं प्रिंट करूंगा इसके अगेंस्ट क्या इवैल्यूएट होके मुझे मिलेगा? टाइप क्या मिलेगी या स्ट्रिंग क्या मिलेगा? बताओ भाई, बोलो भाई, आप बताएं। इंट आएगा, इंट आएगा भाई। कौन बोलता है इंट आएगा? जरा गौर से देखो इसको ना, थोड़ा इधर से स्टार्ट करो, इधर से ऊपर की तरफ जाओ। यहां से स्टार्ट करोगे घबरा जाओगे। आई की जगह पहले क्या आएगा? 10 आएगा। 10 की टाइप क्या है? 10 की टाइप क्या है? क्लास का इंट, याद है? और फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो देख लेते हैं क्या होता है। आप बैठ जाओ। थैंक यू सो मच बच्चे। कौन बोलता है str आएगा, स्ट्रिंग आएगा? थैंक यू सो मच। कौन बोलता है int आएगा? कौन बोलता है दोनों नहीं आएंगे, कुछ अलग ही होने वाला है? चलो देख लेते हैं। क्लास इंट आएगा, देख लेते हैं। आपके पास क्लास इंट आया है, लेकिन टेक्निकली ये वो कंस्ट्रक्टर क्लास इंट नहीं है। वो कंस्ट्रक्टर क्लास इंट आपको इतनी
चीज में मिल गया था, इसने क्या कर दिया, इसको एज अ स्ट्रिंग बना दिया है। और बेसिकली टेक्निकली हुआ क्या है कि अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा आपके लिए आसानी करूं, नीचे दिखा देता हूं। जब आप लिखेंगे टाइप आई, सही है, तो इसके अंदर आपको मिलता है ये चीज ऐसी है। अब जब मैंने इसके अराउंड स्ट्रिंग बना दिया, सॉरी स्ट्रिंग लिख दिया, तो ये अब कोई खास कीवर्ड नहीं रहा, ये एज अ स्ट्रिंग के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर और क्लास इंट आ गया। मेक सेंस? तो टेक्निकली ये चीज हुई है कि उसने पहले टाइप बताई कि भाई इसकी टाइप ये है, फिर उसके अराउंड स्ट्रिंग बना दी कि भाई अब पहले जब टाइप आई लिखा था तो ये कुछ स्पेशल वैल्यू होल्ड करता था, ये बता रहा था कि भाई ये क्लास स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर से बन के निकला है। लेकिन जब मैंने उसको फर्दर स्ट्रिंग से कास्ट कर दिया तो अब ये कोई स्पेशल चीज नहीं रही, ये सिंपल स्ट्रिंग बन गया। और आपको पता है स्ट्रिंग के अंदर आप दुनिया जहान के स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स, अल्फाबेट्स, तमाम चीजें डाल सकते हैं। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, सॉरी ये जो आपके एंगल ब्रैकेट्स हैं, ये भी आप अपने स्ट्रिंग के अंदर डाल सकते हैं। वेरी सिमिलर टू जब आप सिंपल एक स्ट्रिंग बना रहे हो आप उसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। डज इट मेक सेंस? ये सवाल भी भाई इंटरव्यू में आते हैं पागल बनाने के लिए। अच्छा, ये सवाल कब होते हैं आपसे? जब आपका इंटरव्यू ना बड़ा जबरदस्त जा रहा होता है। आपसे पहले हमेशा इंटरव्यू में ना जनरल प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट लिए जाते हैं, लेकिन टेक्निकली आप किसी एक प्रोग्राम पे ही काम करने जा रहे होते हैं। लेट्स से आप एज अ मर्न स्टैक जा रहे हैं, आप टाइपस्क्रिप्ट डेवलपर के तौर पे जा रहे हैं, आप पाइथन के डेवलपर पे जा रहे हैं, तो इनिशियली आपसे जनरल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स लिए जाते हैं। जब आप वो जबरदस्त दे देते हैं ना, तो फिर जो सामने इंटरव्यूअर होता है वो बोलता है यार चलो यार अब इससे जिस लैंग्वेज के लिए काम करने आ रहे हैं ना उसकी थोड़ी निटी ग्रिटी डिटेल्स देखता हूँ कि उसमें कितना स्ट्रॉन्ग है। ये इतनी वैल्यू होल्ड नहीं करता, वैल्यू होल्ड करता है लेकिन नॉट दैट मच। जो पहला स्टेप था जनरल प्रोग्रामिंग वो आपको आनी चाहिए, उसके बाद फिर ये चीज़ आती है। और अगर आप ये भी कर दें तो फिर आप स्टैंड आउट करते हैं, आप टॉप नॉच हैं उनकी तमाम लिस्ट में और आपको वो ज़रूर ही कंसीडर करेंगे। तो ऐसे हायरार्की चलती है, सही है इसमें भी कि जनरल कॉन्सेप्ट, प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, कुछ आईक्यू के क्वेश्चन करते हैं, कुछ तरह के क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मैं अभी इंटरव्यू की बात इतनी क्यों करता हूँ कि अब अक्सर मुझे स्टूडेंट्स मिलते हैं भाई कहीं इंटरव्यू अप्लाई करें, कुछ करें, कहीं जॉब करें, तो बिल्कुल मैं इनकरेज करूँगा कि अब आप स्टार्ट करें, अब और टाइम नहीं रहा, अब बस करें। अब क्या चाह रहे हैं और सर्टिफिकेट मिलेगा तभी करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस करें अब। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना हो गया आपके पास, ये कराती है टाइप कास्टिंग। अब आप ये तमाम चीज़ें करके देख लेना कि हर चीज़ की टाइप कास्ट कैसे हो सकती है। आप चीज़ों को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इन्होंने हम हर जगह ही तकरीबन स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया है, लेकिन आप स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्ट्रिंग के अंदर 10 है, 1 है, 4 है, 5 है, तो आप उसको इंटीजर के अंदर टाइप कास्ट कर सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये मेरा बहुत पसंदीदा कॉन्सेप्ट ट्रूथी एंड फॉल्जी वैल्यूज, पता ही होगा यार। ट्रूथी एंड फॉल्जी वैल्यूज क्या होती है बताओ? बुलियंस। लेकिन एक मजे की बात, टाइप स्क्रिप्ट में तो आपको याद होगा हर वैल्यू की कोई ना कोई बुलियन रिप्रेजेंटेशन होती थी लाजमी। भले वो स्ट्रिंग हो उसकी भी कोई बुलियन रिप्रेजेंटेशन होगी, भले वो नंबर हो उसकी भी बुलियन रिप्रेजेंटेशन होगी, भले वो एरे हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, हर डेटा टाइप की कोई ना कोई बुलियन रिप्रेजेंटेशन होती है। और बुलियन रिप्रेजेंटेशन की दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो एक तरीका तो होता है कि भाई आप अपने वेरिएबल के अंदर राइट अवे बोलेंगे भाई ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है, लेकिन एक तरीका होता है कि आप डिफरेंट कंडीशन बेस्ड काम करते हैं। मेक सेंस? तो उधर आपकी जो वैल्यूज होती है ना, जब इफ के अंदर आता है और इफ के राउंड ब्रैकेट्स अगर टाइप स्क्रिप्ट याद हो तो वो या तो वो ट्रू लेता है या फिर वो फॉल्स लेता है, इसके अलावा वो कोई चीज कंसीडर नहीं करता। लेकिन अगर आपको याद हो आप तो उसके अंदर वेरिएबल भी पास करते थे, स्ट्रिंग भी पास करते थे, एरे के इंडेक्स भी पास करते थे, तो फिर वो उसको ट्रू या फॉल्स में कैसे कन्वर्ट करके ये चीज बताता था कि भाई इस ब्लॉक ऑफ कोड को चलना चाहिए है या फिर नहीं चलना चाहिए है। वो स्ट्रिंग, वो एरे की लेंथ, वो एरे का इंडेक्स एट द एंड ऑफ द डे किसी न किसी बुलियन रिप्रेजेंटेशन या तो ट्रू या फिर फॉल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता था। और फिर उस कन्वर्जन के बाद अगर वो ट्रू होता था तो आपका इफ चलता था, अगर वो फॉल्स होता था तो आपका एल्स चलता था। वेरी सिमिलर पाइथन में भी यही तमाम चीजें होती हैं। इन पाइथन सम वैल्यूज आर कंसीडर्ड ट्रूथी व्हाइल अदर्स आर कंसीडर्ड फॉल्सी। ट्रूथी वैल्यूज आर ट्रीटेड एज ट्रू, ऐसी फजूल बातें करना है पता ही हमें, इन द बुलियन कॉन्टेक्स्ट, व्हाइल फॉल्सी वैल्यूज आर ट्रीटेड एज फॉल्स। सिंपल सी बात। इन्होंने थोड़ा सा आपको एक टेबल बता के दे दिया कि भाई इसको फॉलो करोगे आसान हो जाएगा। हियर आर सम एग्जांपल ऑफ ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज। ट्रूथी वैल्यूज
नॉन जीरो इंटीजर्स। अब मैं आपको एक क्या बता सकता हूं कि एक आपको चीट शीट दे रहा हूं, जो कि मैं फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में भी देता हूं। नंबर्स के अंदर हर न्यूमेरिक नंबर, मतलब जितने भी नंबर्स हैं, सबकी बूलियन रिप्रेजेंटेशन ट्रू होती है। क्या होती है? बस एक नंबर को छोड़ के। वो नंबर कौन सा है? जीरो। बस जीरो की बूलियन रिप्रेजेंटेशन फॉल्स होती है, भले वरना नंबर पॉजिटिव हो। नहीं, ये तो सवाल बनता था। आपसे मेरा सवाल है मेरे प्यारे भी, ब्राउन शर्ट में आपने बड़ी जबरदस्त शर्ट पहनी हुई है जी। -4 की बूलियन रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? ट्रू होगी। क्यों यार? माइनस है, नेगेटिव है, ट्रू होगी। जबरदस्त। ये कॉन्फिडेंस चाहिए। सर क्या हो गया, बेवकूफ हो गए हो? होगी, ट्रू ही होगी। भले अब नंबर नेगेटिव हो, भले नंबर पॉजिटिव हो, न्यूमेरिक हर एक नंबर की बूलियन रिप्रेजेंटेशन ट्रू होती है, सिर्फ एक नंबर को छोड़कर। वो क्या है आपका? जीरो। दैट्स ऑल देयर इज टू इट नंबर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब आ जाता है स्ट्रिंग्स के अंदर। स्ट्रिंग्स के अंदर हर स्ट्रिंग की बूलियन रिप्रेजेंटेशन ट्रू होती है, सिर्फ एक स्ट्रिंग को छोड़ के। वो कौन सा स्ट्रिंग है? एम्प्टी स्ट्रिंग, जो सिर्फ सिंगल कोट्स हो या सिर्फ डबल कोट्स हो। बस वो वाले स्ट्रिंग जिसके अंदर कोई कैरेक्टर ना है, कोई नंबर ना है, कोई स्पेशल कैरेक्टर ना है, सिंपल स्ट्रिंग्स हो, उसकी बूलियन रिप्रेजेंटेशन फॉल्स होती है। बाकी भले स्ट्रिंग के अंदर 1 लिखा हुआ है, भले ए लिखा हुआ है, भले एंगल ब्रैकेट है, भले पाइप बना हुआ है, कुछ भी है, सबकी बूलियन रिप्रेजेंटेशन क्या होगी भाई? ट्रू। मेक सेंस? ठीक है, आगे चलते हैं। नॉन एम्प्टी लिस्ट, सही है। अब आते हैं एरे के ऊपर। एरे के अंदर कौन कौन से एरे या फिर लिस्ट की बूलियन रिप्रेजेंटेशन ट्रू होती है? हर एक एरे की बूलियन रिप्रेजेंटेशन ट्रू होती है, अनलेस कि वो क्या हो? एम्प्टी। अगर एम्प्टी लिस्ट है, मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो उसकी बूलियन रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? फॉल्स। इसके अलावा भले 1 हो, भले स्ट्रिंग हो, भले एरे के अंदर एक और एरे हो, भले एरे के अंदर सेट हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, सबकी बूलियन रिप्रेजेंटेशन क्या होगी भाई? ट्रू। मेक सेंस? डिक्शनरी अगेन वही कि अगर सिंपल एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं तो बूलियन रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी? अनलाइक टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग भी, सॉरी एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स भी क्या होते थे? ट्रू होते थे। ठीक है। पाइथन के अंदर तो ये देखिए, ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज कुछ चीजें होती हैं जो कि डिफरेंट होती हैं, ये इनकी अपनी निटी-ग्रिटी डिटेल होती है, लेकिन अपर लेवल जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सेम होते हैं। इसलिए मैं आपको बताया कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स, जो कि एक आपका एम्प्टी ऑब्जेक्ट होता है, उसकी बूलियन रिप्रेजेंटेशन ट्रू होती है, लेकिन पाइथन के अंदर उसकी बूलियन रिप्रेजेंटेशन क्या है? फॉल्स। मेक सेंस? ठीक है, बस आई गेस दैट्स ऑल देयर इज टू इट। तो इन टोटल आप ट्रू को भूल जाएं, ट्रू की एंडलेस पॉसिबिलिटी है। फॉल्सी वैल्यूज याद कर लें, 0, एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी एरे, एम्प्टी डिक्शनरी, दैट्स इट। ठीक है। और ये जो नन है, ये जब आप ऊपर की चीजें पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये नन क्या है, मैं नहीं बता रहा। ठीक है, सबसे नीचे देखें, एक और फॉल्सी वैल्यू है नन। ठीक है, ये ऊपर जब आप बाइनरी टाइप्स पढ़ेंगे ना, उसके अंदर ये नन भी नीचे आके कवर हुआ है, और उसके अंदर थोड़ा सा नीचे आके कवर हुआ। मेक सेंस भाई? ठीक है। अच्छा, आप ये बूलियन पता कैसे करते हैं? ये थोड़ा सा नीचे इन्होंने बताया हुआ है कि आप अपनी हर वैल्यू को अंदर, हर वैल्यू को इस बूल के फंक्शन के अंदर पास कर देते हैं। स्ट्रिंग होगा, बूल के अंदर पास कर दो, एम्प्टी एरे है, बूल के अंदर पास कर दो। ये क्या करेगा? उसकी बूलियन रिप्रेजेंटेशन बता देगा। अगर ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। दिखा देता हूँ जल्दी से, एक की ज्यादा नहीं लेके चलता आपके सामने। हाँ। ठीक है, कौन बताएगा भाई क्या आने वाला है? यहां से हो गया था आखिरी सवाल, यहां से हुआ था मेरे प्यारे भाई। आप जो वीडियो बना रहे, हाँ, वीडियो आपकी वो तो नहीं होगी? नहीं। खराब तो नहीं होगी? मैं आपका वीडियो तो नहीं खराब कर रहा। आप छोड़े, आप वीडियो बना, कोई और बता दे जी। आप कैप वाले भाई, क्या यहाँ पे क्या आएगा? ऊपर का कोड देख लो, 2 लाइनें, और बस यहाँ पे बता दो ये पूरा क्या करेगा। वैल्यू ऑफ बी क्या आएगा? इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पे इन्होंने थोड़ा पहले वाला भी कॉन्सेप्ट बीच में रखा है, सही। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये str क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? टाइप कास्टिंग हो रही है। क्या हो रही है? टाइप कास्टिंग। तो आपका बी इटसेल्फ क्या वैल्यू होल्ड करता है? माइनस। तो वो क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग का -9। दैट्स ऑल देयर इज टू इट, राइट? चलो, ये तो हो गया। ये क्या बेवकूफी है, इन्होंने तो इसका कुछ बताया ही नहीं है ना। अच्छा, हाँ, यहाँ पे इन्होंने बी यूज किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने बी यूज किया हुआ है, यहाँ पे भी बी यूज किया हुआ है, कुछ और हो रहा है, गलत बताया मैं, सही है। अब आप बताओ क्या हो रहा है? मैंने अभी देखा हो कि बी का वेरिएबल यूज हो रहा है, के नहीं यूज हो रहा। अच्छा भाई, अब बताओ
यहां पे क्या आएगा? ट्रू आएगा। कौन कौन बोलते हैं ट्रू आएगा? अब आती है मेन मुद्दे की बात। ट्रू बूलियन टाइप का आएगा और ट्रू स्ट्रिंग टाइप का आएगा? कौन बोलते हैं बूलियन टाइप का ट्रू आएगा? कौन बोलते हैं स्ट्रिंग टाइप का ट्रू आएगा? बिल्कुल, क्योंकि इस पॉइंट पे बी क्या होल्ड करता था? बूलियन का ट्रू। -9 की बूलियन रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी यहां पे? टेक्निकली ट्रू आएगी, ऐसी है। और जब ये ट्रू मैं यहां पे पास करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्ट्रिंग के ट्रू के अंदर। डज इट मेक सेंस? कूल। और ये तो वही हुआ है कि वो आपकी पहले क्लास बताएगा कि वो बूलियन टाइप है, फिर उस क्लास को स्ट्रिंग के अंदर बना देगा, कन्वर्ट कर देगा। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। मेक सेंस? तो इसी तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों आप हर एक चीज की बूलियन रिप्रेजेंटेशन मालूम कर सकते हैं, भले वो कर्ली ब्रैकेट्स हो, भले वो एरे हो, भले वो स्ट्रिंग हो। बस यहाँ पे टाइप चेंज कर दीजिएगा ताकि टाइपिस्ट को, पाइथन को पता चले। सही, दैट्स ऑल। ये थी आपकी ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू। एक सवाल पिछला अब करता हूं मैं यहाँ से। मेरे प्यारे भाई आप व्हाइट शलवार कमीज के अंदर, जी आप खड़े हो जाओ जरा एक मिनट के लिए। यहाँ तीनों खड़े, अच्छा पीछे वाले तो बैठ जाओ यार। व्हाइट बड़ा ही कॉमन कलर है, मैंने भी पहना। अच्छा, आप देख सकते हो कि इस लाइन में आप बता सकते हो कि क्या क्या मसले हैं। पहली लाइन में इट्स नॉट अबाउट टाइप कास्टिंग, इट्स नॉट अबाउट ऑल द कॉन्सेप्ट जो कि हमने आज की क्लास में कवर किए हैं, पिछले से कुछ रिलेटेड है, मैं बस रिफ्रेशर के लिए आपको बता रहा हूँ। इस लाइन में क्या दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी और मसले हैं? कोड को देखो जरा, बोलो बोलो। अच्छा, इंट बोला और स्ट्रिंग दे दिया, सबसे पहला बड़ा मसला ये है। यही है भाई, एरर मिलेगा? एक मसला तो हो गया मेरी तरफ से। दूसरा बड़ा मसला क्या है? एक मसला तो डेवलपर्स के लिए हो गया ना भाई, कि स्ट्रिंग बोला हुआ है और इंटीजर बोल दिया है। अब वो इंटीजर के जहनियत के साथ इसको इस्तेमाल कर रहा होगा, इसको डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर रहा होगा और एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा होगा कि बिकॉज इट्स नॉट अ इंटीजर, इट्स अ स्ट्रिंग। ठीक है, मेक सेंस? दूसरा दिक्कत की बात क्या है? सॉरी, असाइनिंग का तो हो गया ना, ये बात हो गई। दूसरा बड़ा मसला क्या है? ये डेवलपर की तरफ से ये वाला मसला होगा। दूसरा मसला किसके लिए है? अब तो बड़ी हिंट दे दी है। दूसरा मसला किसके लिए है? VS कोड के लिए भाई। VS कोड के लिए ज्यादा बड़ा मसला है कि अब वो के को क्या कंसीडर कर रहे हैं? इंटीजर। और पूरी इंटेलिजेंस किसके लिए देगा? वो इंटीजर का जहन में रख के। हालांकि आपका जो के है वो क्या है? स्ट्रिंग है। लेकिन अगर अब मैं नीचे आके बोलूं के डॉट, वो अजीबोगरीब मैथमेटिकल चीजें बता रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया कि भाई इंट है। तो ये VS कोड के लिए होता है। पिछली क्लास में बता चुका था मैं कि दो बंदों के लिए ये टाइप हिंटिंग, दो लोगों के लिए, एक डेवलपर्स के लिए और दूसरी VS कोड के लिए, क्योंकि VS कोड उसके अराउंड इंटेलिजेंस देने लग जाता है। इसलिए मेक श्योर व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ वेरिएबल इसको सही टाइप दे ताकि इंटेलिजेंस VS कोड की सही आए। अभी तमाम स्ट्रिंग के मेथड्स आपको शो हो रहे हैं जो कि स्ट्रिंग के ऊपर एप्लीकेबल है। मेक सेंस? कूल कूल कूल। तो ये थी आपकी टाइप कास्टिंग मेरे प्यारे दोस्तों। आई गेस दैट्स ऑल देयर इज टू इट। इसमें और कोई चीज नहीं है ऐसा। अच्छा, इंस्टेंस ऑफ, इज इंस्टेंस। इंस्टेंस की वोकैबुलरी मैंने अक्सर यूज की है। कहाँ यूज की है? कौन बताएगा भाई? क्लास के लिए, कि आपके पास पाइथन के अंदर एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। तो जब आप स्ट्रिंग बनाते हैं तो टेक्निकली आप स्ट्रिंग नहीं बना रहे, स्ट्रिंग की क्लास का एक क्या बना रहे हैं? इंस्टेंस। तो ये इंस्टेंस ऑफ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको मालूम करना हो कि आपकी जो वैल्यू है क्या वो इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग क्लास है, तो आप ये इंस्टेंस ऑफ का मेथड इस्तेमाल करते हैं तो आपको ट्रू या फॉल्स दे देता है। लेट्स से मेरे पास नंबर था 1 और मैं बोलूं कि भाई इंस्टेंस ऑफ, अपनी क्लास दूं कि भाई स्ट्रिंग और अपनी वैल्यू पास कर दूं जो कि नंबर है। तो क्या नंबर क्लास स्ट्रिंग क्लास का इंस्टेंस है? नंबर जो है वो स्ट्रिंग क्लास का इंस्टेंस है? नहीं, वो किस क्लास का इंस्टेंस है? इंट का। तो इंस्टेंस ऑफ आपको क्या देगा? फॉल्स देगा। लेकिन वहीं अगर मैं बोलूं इंस्टेंस ऑफ अपना स्ट्रिंग की क्लास दूं और वैल्यू दूं स्ट्रिंग की, तो वो बोलेगा हाँ ये जो आपकी वैल्यू है टेक्निकली जो क्लास बिहाइंड द सीन इस्तेमाल हुई स्ट्रिंग उसी का इंस्टेंस है और आपको
ट्रू रिटर्न करेगा। इसका एक ही मकसद है कि जो आप टाइप दे रहे हैं, जो आप इंस्टेंस दे रहे हैं, क्या वो इंस्टेंस उसी का है? अगर है तो ट्रू देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स देगा। डज इट मेक सेंस? कूल। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नीचे इसकी एग्जांपल भी आपको दी भी होगी आई गेस। हाँ, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये फ्लोट है, ठीक है। मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये स्ट्रिंग हटा देता हूँ आप लोग के लिए, ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और दैट्स ऑल। यहाँ पे एज वेट पास कर लेता हूँ, वेट। आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, सिंपल सी चीजें सामने लिखी हुई है। मेरा वेट किस टाइप का है? किस टाइप का भाई? इंस्टेंस ऑफ क्या रिटर्न करता है? या तो ट्रू या फिर फॉल्स। मैंने इसको अपना वैल्यू पास की जो क्या थी? वेट, और इसके अंदर इंट पास कर दिया। इंट मतलब आपकी क्लास। तो क्या वेट इंट क्लास का इंस्टेंस है? किस क्लास का इंस्टेंस है? फ्लोट का। तो टेक्निकली अगर मैं इसको चलाऊं तो मुझे ट्रू मिलेगा, फॉल्स मिलेगा? फॉल्स मिलेगा, 110% फॉल्स मिलेगा, बिकॉज जो ये नंबर है ये फ्लोट का इंस्टेंस है, नॉट इंटीजर का इंस्टेंस है। अगर मैं यहां पे फ्लोट पास कर दूं अब ट्रू मिलेगा, फॉल्स मिलेगा? ट्रू मिलेगा। क्लियर कर लेता हूं, तो आप देख सकते हैं ट्रू मिलता है। तो इंस्टेंस ऑफ कुछ नहीं है, आप अपनी वैल्यू पास करते हैं, कॉमा के बाद अपना कंस्ट्रक्टर पास करते हैं, या साल लफ्ज़ में अपनी क्लास पास करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि भाई आपकी वैल्यू क्या इसी क्लास का इंस्टेंस है। अगर है तो ट्रू दे देता है इंस्टेंस ऑफ, अगर नहीं है तो फॉल्स दे देता है। मेक सेंस? तो देखिए आपको इंस्टेंस का अब समझ आ गया होगा। तो अब देखिए आप ये फ्लोट यूज कर रहे हैं, लेकिन फ्लोट इज नॉट अ स्टैंड अलोन फ्लोट। जिस तरह आपको पता है बिहाइंड द सीन इट्स अ क्लास, तभी इंस्टेंस का कीवर्ड यूज हुआ है। इंस्टेंस हमेशा ऑब्जेक्ट्स के क्लासेस के ही बनते हैं। तो ये जो आप str पढ़ रहे हैं, आप फ्लोट पढ़ रहे हैं, आप int पढ़ रहे हैं, आप डिक्शनरी पढ़ रहे हैं, आप डिफरेंट और डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं, स्टैंड अलोन डेटा टाइप्स नहीं है, इनके अगेंस्ट क्लास है और आप उनके इंस्टेंस बना रहे होते हैं। मेक सेंस? कूल। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपकी ये वाली तो कॉलैब की शीट कंप्लीट होती है। अपने लिए जोरदार तालियां भाई। आपके डेटा टाइप्स कवर होते हैं, इसमें काफी चीजें हमने कवर की और कुछ चीजें आपके लिए होमवर्क है, मेक श्योर उसको करके आइएगा। वो करेंगे तो आपकी तमाम डेटा टाइप्स कवर हो जाएंगी। और हम आगे चलते हैं आज की क्लास में। आपके लिए 3 मिनट का ब्रेक है, इट्स 59 हो रहे हैं, 4:02 पे मैं कंटिन्यू करूंगा। इसको जरा देखिएगा, मजा आएगा। ध्यान में रखनी है, एक ऑपरेटर और एक ऑपरेंड। ऑपरेटर वो एक्शन है जो कि आप परफॉर्म करना चाहते हैं, ऑपरेंड वो एंटिटीज है जिनके ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। सबसे मिनिमल, बेसिक और सीधी सादी सी एग्जांपल। दोबारा बता रहा हूँ, बहुत जल्दी से जाऊंगा। ऑपरेटर के मैं बिल्कुल नहीं इस चीज के तवक्को कर रहा आपसे कि ये मैं तसल्ली से बताऊं, ठीक है। तो ऑपरेशंस, ठीक है, जब भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो 2 चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, 2 चीजें उसके अंदर मौजूद होती हैं। एक ऑपरेटर जो एक्शन है, आसान लफ्जों में प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, वो कहलाते हैं आपके ऑपरेटर। और जो नंबर्स हैं 1 है 2 है, वो आपके कहलाते हैं ऑपरेंड्स। तो आसान लफ्जों में आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं, ऑपरेशंस के अंदर हमेशा 2 चीजें मौजूद होंगी, एक ऑपरेटर, एक ऑपरेंड। ऑपरेटर वो एक्शन जो कि परफॉर्म हो रहा है, ऑपरेटर वो वेरिएबल्स, वो एंटिटीज जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। डज इट मेक सेंस? यस सर। कूल। आगे चलते हैं। जिस तरह आपके कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या है भाई? प्लस है, क्योंकि वो एक्शन है जो कि मैं परफॉर्म कर रहा हूं। और आपके ऑपरेंड्स क्या है? एक्स और वाई, क्योंकि उनके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है। एट द एंड ये दोनों मिलके जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो क्या कहलाता है? आपका रिजल्ट। दैट्स ऑल देयर इज टू इट मेरे प्यारे भाइयों। इसको मैं बिल्कुल भी कोड नहीं करूंगा। अब आता है थोड़ा सा ऑपरेटर्स के ऊपर कि ऑपरेटर्स किस किस नेचर के होते हैं। एक यूनरी होता है, एक बाइनरी होता है। नाम से ही जाहिर है यूनरी का, यूनी का मकसद क्या होता है? 1, और बाइनरी का मकसद क्या होता है? 2। दैट सिंपल। यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर वर्क्स ऑन 1 ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या था? दोबारा बताओ भाई। प्लस माइनस ऑपरेंड था, एक्स वाई 1 2 3 क्या है? ऑपरेंड। तो जब भी आप कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं
जिसमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड इन्वॉल्व है, सही है, तो वो जो पूरा एक्शन कहलाएगा, वो जो पूरा ऑपरेशन कहलाएगा, या उसके साथ जो साइन लगा हुआ है वो कहलाता है यूनरी ऑपरेटर। क्यों? बिकॉज ये सिर्फ एक ही ऑपरेंड के साथ वर्क कर सकता है। एग्जाम्पल याद है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्लस प्लस ए प्लस प्लस, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, वो भी आपके तमाम यूनरी ऑपरेटर थे। ऑपरेटर क्या था? प्लस प्लस और माइनस माइनस, भले वो शुरू में हो या भले वो आखिर में हो। और 6 1 ए बी सी जो कि इस प्लस प्लस या माइनस माइनस के शुरू या फिर आखिर में मौजूद था, वो आपके क्या थे? ऑपरेंड थे। तो ऐसे ऑपरेटर जो कि सिंगल यूनी ऑपरेंड के साथ वर्क कर सकें, वो कहलाते हैं यूनरी ऑपरेटर। मेक सेंस? अब बस उसकी हमने रिप्रेजेंटेशन देखनी कि भाई पाइथन के अंदर उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे आऊं, सबसे पहले तो भाई आपके सिंपल जो साइंस होते हैं कि भाई आपका एक प्लस का ना 5 होता है और एक माइनस का 5 होता है। अगर आप किसी वेरिएबल को राइट अवे उसकी नेचर को तब्दील करना चाहते हैं तो आप उससे पहले, अच्छा ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला नहीं है, सही है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव वाला है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर वेरिएबल जो पॉजिटिव वैल्यू होल्ड करता है उसको राइट अवे नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप उससे पहले क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे, तो वो पॉजिटिव से किस में आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसके अंदर यूनरी ऑपरेंड का मौजूद होना आपको दिख रहा है। मेक सेंस? कूल, मेक सेंस। इसके अलावा आता है आपके पास नॉट। नॉट क्या करता है? जिस तरह भी मैंने आपको बताया कि आपके पास हर वेरिएबल की बूलियन रिप्रेजेंटेशन मौजूद होती है। क्या होती है? हर वेरिएबल की बूलियन रिप्रेजेंटेशन मौजूद होती है। ये क्या करता है? पहले उसकी एक्चुअल बूलियन रिप्रेजेंटेशन को पकड़ता है। जैसे अगर स्ट्रिंग के अंदर ए लिखा हुआ है तो उसकी बूलियन रिप्रेजेंटेशन क्या होगी भाई? ट्रू। और उसको फिर कन्वर्ट कर देता है उसकी अपोजिट के अंदर। अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। जिस तरह से अगर आप यहां पे देखें, ए के अंदर क्या स्टोर है मेरे प्यारे दोस्तों? ट्रू। ठीक है, तो अब जब भी मैं ए को एक्सेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। नॉट क्या करता है? नॉट बेसिकली उस बूलियन को अपोजिट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अगर आपके पास ट्रू होगा तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। ये भी आपके पास यूनरी ऑपरेटर ही कहलाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक ही ऑपरेंड के अराउंड वर्क कर रहा है। मेक सेंस? ठीक है, जो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आपके पास बैंक का साइन था, याद है एक्सक्लेम आप शुरू में लगाते थे, अगर आप में से किसी ने यूज किया हुआ, आई डोंट नो यूज किया कि नहीं किया, ये बेसिकली वही है। वो भी नॉट होता है, ये भी नॉट है, लेकिन ये एक्सप्लिसिट नॉट है। आप लिखते हैं नॉट स्पेस अपने वेरिएबल का नाम या अपनी वैल्यू पास करते हैं, ये उसकी बूलियन रिप्रेजेंटेशन लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है उसकी अपोजिट के अंदर। ऑलराइट, बिट वाइज आप करके आएंगे भाई, लिख लिया अपने पास। 2 होमवर्क दे दिए हैं, एक बाइनरी और एक बिट वाइज। एग्जाम्पल आपके सामने दी हुई है, इसको बस पढ़ लीजिएगा। डेट सिंपल। इन्वर्ट्स द बिट्स ऑफ नंबर यूज्ड इन बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, लिख लिया? आगे चले। इन टोटल अभी तक 2 होमवर्क मिले। ये थ्योरेटिकल होमवर्क है और जो आपने प्रोजेक्ट बनाना है वो तो आपके पास मेरे प्यारे दोस्तों मौजूद ही होगा। अब आ जाता है बाइनरी ऑपरेटर। यूनिरी ऑपरेटर पढ़ लिया। यूनिरी ऑपरेटर के अंदर एक टाइप फॉल करती है जो कि अभी मैंने आपको बताया है, ये बिटवाइज, वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद आता है बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर। सिंपल, डेट सिंपल कॉन्सेप्ट। यूनिरी ऑपरेटर क्या था? एक ही ऑपरेंड होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेटर क्या होगा? 2 ऑपरेंड्स होने चाहिए। तो उस ऑपरेटर में, इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स फॉल करते हैं। अगर आप अरिथमेटिक लें, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, 2 या 2 से जायद के दरमियान ये कैलकुलेशन करता है। तो बाइनरी भी बोल सकते हैं, और ऐसे नहीं है कि बाइनरी मतलब 2 के दरमियान ही कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली आप देखें तो ये 2 के दरमियान ही होता है। पहले एक नंबर की इवैल्यूएशन होती है, फिर अगले नंबर के साथ होती है, फिर अगले नंबर के साथ होती है। तो एट अ टाइम 2 ही वेरिएबल कंसीडर किए जा रहे होते हैं और उन दोनों के दरमियान ही आपके या तो प्लस या तो माइनस या तो डिवाइड या तो मल्टीप्लाई परफॉर्म हो रहा होता है। मेक सेंस? तो बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशन आपके यूनरी नहीं बल्कि बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर फॉल करते हैं, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा 2 नंबर के दरमियान होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई हमेशा 2 नंबर के दरमियान होता है। सेम गोज फॉर आपके कंपैरिजन। अब एक ही ऑपरेंड है तो कंपैरिजन रहा। अगर मैं यहाँ पे अकेला हूं तो मेरा किससे कंपैरिजन है भाई?
कोई होगा तभी तो कंपैरिजन होगा। अब वो 1 हो, 2 हो या फिर 100 हो, तो टेक्निकली ये जो आपके ये वाले याद है ना भाई, सारे बताने की जरूरत तो नहीं है। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहलाते हैं जब आप दो वेरिएबल को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। स्ट्रिंग का कंपैरिजन कर रहे हैं, नंबर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी की वैल्यू की बेस के ऊपर से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर याद है, एंड और एंड और नॉट। नॉट ऊपर हमने पढ़ लिया, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और लॉजिकल ऑपरेटर को शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बताया था मैंने। लॉजिकल ऑपरेटर को शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? नेचर समझे ना। अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन के अंदर और ही है, सिर्फ और है, अगर मुझे एक बार ट्रू मिल गया, क्या मेरी बात आगे जाएगी? सही है, क्योंकि और ऑपरेटर जो होता है वो ढूंढ रहा होता है ट्रू को। जहां पे ट्रू मिला उसने पूरी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर दिया कि भाई ये पूरी ट्रू है। भले आगे फॉल्स आ रहे हो तमाम डिफरेंट और कंपैरिजन ऑपरेटर्स के, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई किसी भी एक्सप्रेशन में, पूरी और की एक्सप्रेशन में किसी भी एक्सप्रेशन की अगर वैल्यू ट्रू आ गई तो बस मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसको एज अ होल ट्रू कंसीडर करूंगा। एंड में क्या होता है? एंड ढूंढ रहा होता है फॉल्स को। जहां पे उसको फॉल्स मिला वो बोलता है अब भले आगे 100 ट्रू हो, मैं आगे देखूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे बोला गया था कि भाई आगे जाने से पहले ये चीज भी ट्रू होनी चाहिए। एंड का मकसद ये होता है कि भाई ये चीज ट्रू हो तभी आगे जाना, और आगे जाना, वरना आगे ही नहीं जाना। तो अगर ये एक ही चीज फॉल्स हो गई ना एंड की उसमें एक्सप्रेशन में, तो भले आगे की 100 भी ट्रू हो, बोलेगा मुझे कक फर्क नहीं पड़ता, ये फॉल्स हुई है मेरे लिए पूरी फॉल्स है। इसलिए इसको शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। किसको? एंड और को। अब आपसे सवाल, एंड किसको ढूंढता है, ट्रू या फॉल्स को? फॉल्स को। जहां भी फॉल्स आया उससे पूरा फॉल्स है। एंड को चलने के लिए तमाम चीजें ट्रू होना लाजमी है। अगर 100 चीजें तो 100 की 100 ट्रू होना लाजमी है। एक भी फॉल्स आया बात खत्म, फॉल्स देखेगा। और ट्रू को देखता है या फॉल्स को? ट्रू को। 100 फॉल्स आ जाए वो आगे बढ़ता जाएगा, वो अपने अंदर एक उम्मीद रखेगा शायद आगे ट्रू आ जाए, शायद आगे ट्रू आ जाए, शायद आगे ट्रू आ जाए। जैसे ही ट्रू मिलेगा फिर वो आगे नहीं जाएगा। फिर भले आगे 100 और फॉल्स भी आ रहे हो, वो बोलेगा घंटा फर्क नहीं पड़ता, से यहाँ पे ट्रू आया है बस ट्रू। तो याद रखिएगा, एंड को ट्रू के जहनियत के साथ लीजिएगा कि वो ट्रू को ढूंढता है, और किसको ढूंढता है? सॉरी उल्टा हो गया, रोजा लग गया मुझे, रोजा लग गया गाइस, रिपीट करता हूं। एंड किसको ढूंढता है? फॉल्स को। जहां भी फॉल्स मिलेगा पूरी एक्सप्रेशन फॉल्स। और किसको देखता है? ट्रू को। अच्छा, मैं ना इसका स्निपेट ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं करके दिखा रहा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं इसको आप खुद रन करें। सही। अब आगे क्या रह गया मेरे प्यारे दोस्तों? ये इसने की डिफरेंस बता दी भाई। यूनियन ऑपरेटर वर्क्स विद वन ऑपरेंड्स और बाइनरी ऑपरेटर्स वर्क विद 2 ऑपरेंड्स। ठीक है, ये जो भी हमने डिस्कस किया था। ऑपरेटर्स इन पाइथन, ये बता दिया भाई किस किस्म के ऑपरेटर्स हो सकते हैं आपके पास प्लस है, माइनस है, या अर्थमेटिक के अंदर है। ठीक है, आपके पास प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, फ्लोर डिवीजन है। अच्छा, ये रिमूव कर देते डेसिमल पार्ट। मजे की बात, मुझे भी नहीं पता था, अभी मैंने देखा कि फ्लोर डिवीजन नाम की भी कोई चीज होती है। आई विल एक्सप्लोर फर्दर के क्या। मॉड्यूलस पता है, हमने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा था, और एक्सपोनेंट्स भी हमने पढ़े थे। सब इसी तरीके से होता है। ये एक नई चीज दिख रही है पाइथन के अंदर जो कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर मौजूद नहीं है, फ्लोर डिवीजन। और आगे लिखा हुआ है क्या कर लेता है, ये आपके डेसिमल पार्ट को, जो पॉइंट के बाद की जितना भी पार्ट होता है उसको रिमूव कर देता है, सिर्फ इंटीजर ला के दे देता है। तो सिंपल है आई गेस। ये एक्सपोनेंशियल्स है, पावर देनी है वो आपने 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 9, आप वो दे सकते हैं यहाँ पे। और मॉड्यूलस है जो कि आपका रिमाइंडर होता है। ठीक है, डिवाइड हो गया, कितना रिमाइंडर बचा वो दे देता है कि भाई इतना रिमाइंडर बचा है। तो ये आप देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट। ये आपके पास एग्जांपल्स आ गई हैं, हर एक की रन करके देख लीजिएगा। उसमें प्लस की भी दे दी, माइनस की भी दी, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंट। अच्छा, एक चीज
मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं, किसी ने मुझे समझाई थी। अगर आपको कोई चीज नहीं आती ना, इस फील्ड में रहते हुए काफी लोग ना दिल पे ले लेते हैं, और इससे नुकसान क्या होता है, अगर आप किसी को, जैसे मेरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, सही मेरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारी तरह जितने भी वो हैं, अगर हमें नहीं आती होगी, मेरी हमारी वो नीचे होगी, अगर हमें नहीं आती लेकिन हमें प्रेजेंट करना हमें आती है, तो मैं काफी लोगों का नुकसान कर सकता हूं। मैं अपना आप को सेव करने के लिए यहाँ पे जितने भी 100, 200, 300, 400, 500 बंदे हैं, उनको गलत नॉलेज ट्रांसफर कर सकता हूँ, और हो सकता है वो एक गलत नॉलेज का ट्रांसफर करना उनके लिए किसी पॉइंट पे बहुत ही नुकसानदेह साबित हो। लेट्स से वो उन्होंने 5 सवाल के जवाब गलत दे दिए थे, अब जो इंटरव्यूअर था उसने बोला बस 6ठा सवाल पूछ रहा हूँ, ये गलत दिया तो निकाल दूंगा, इसको नहीं लूंगा, और इसने ये वाला सवाल वही पूछ लिया जिसकी मैंने आपको गलत नॉलेज की ट्रांजिशनिंग की थी, तो टेक्निकली आप मेरी वजह से आउट हो गए। लेकिन ये मैं आपको बड़े हाई लेवल बता रहा हूँ, लेकिन इंटरनली भी प्रोग्रामिंग मेरे प्यारे दोस्तों बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। अगर आप चाह रहे हैं या सोच रहे हैं कि आपको सब आता होगा तो नहीं आता होगा। तो यहाँ में इस फील्ड में रहते हुए आप डाउन टू अर्थ होना लाजमी है, सही है। क्यों? क्योंकि मसला ये है कि इस फील्ड में रहते हुए ना मामलात कुछ ऐसे हैं कि आप दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं, आप हमेशा दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं, आप दूसरों के लिए, दूसरों के बिजनेस के लिए डिसीजन ले रहे होते हैं, क्योंकि अब हर बिजनेस जो है उसकी डिजिटल फॉर्म मौजूद है, या तो उसकी वेबसाइट होगी या उसकी एप्लीकेशन होगी या कोई फॉर्म होगा, किसी ना किसी तरीके से वो मौजूद है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, उसकी एग्जिस्टेंस है। तो आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। अगर आप इस माइंड के साथ बैठे हुए हैं कि यार मैं गलत हूं तब भी मैं सही हूं, आपको पता है आप गलत है, लेकिन सामने वाले को रिप्रेजेंट करने के मैं ही सही हूं, और अगर आप सही हैं तो फिर तो आप सही हैं, लेकिन प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके सामने एक अच्छा बाशऊर अक्लमंद बंदा है, वो इस चीज को बिल्कुल कंसीडर करेगा कि यार सामने वाले को हर चीज नहीं आ सकती, इसके पास भी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, जैसे मेरे लिए है, क्योंकि वो अपने आप को भी समझता है। अक्सर मैं इंटरव्यू ले रहा होता हूँ, बोलता हूँ कि भाई अपने आप को रेट करो, लेट्स से अगर मैं टाइपिस्ट का इंटरव्यू ले रहा होता हूँ, बोलता हूँ भाई अपने आप को रेट करो आउट ऑफ 10, तो उसकी बेसिस के ऊपर मैं डिसीजन लेता हूँ इससे मैंने किस लेवल के जाके सवाल करने, और यूजुअली आके 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, आगे बोलते हैं भाई आई विल रेट माई सेल्फ 8 आउट ऑफ 10 या 9 आउट ऑफ 10। ट्रस्ट मी, मैं आज तक अपने आप को, जब मैं इंटरव्यू देता था, मैंने आज तक अपने आप को 6 या 5 में से ज्यादा नहीं दिया, क्योंकि भाई आपको जनरल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में आप बड़े रॉकेट साइंस है, आपको बहुत ही आपको अच्छे आते हैं, लेकिन कुछ प्रोग्रामिंग, हर प्रोग्रामिंग की अपनी निटी ग्रिटी डिटेल्स होती हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया एम्प्टी ऑब्जेक्ट पाइथन के अंदर क्या था, फॉल्स था, सॉरी ट्रू था, जो भी था भूल गया मैं, और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर उसका बरक्स था। तो अब अगर मेरे पास सिर्फ जनरल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होगा और मैं उसको मैप कर रहा हूँ पाइथन के ऊपर, तो मैं तो गलत हूँ, क्योंकि पाइथन तो अपनी लॉजिक बेस के अंदर कुछ एडिशन कर रहा है, कुछ गलत चीजें गलत बोल रहे, सही बोल रहे, अपने हिसाब से कुछ ट्विकिंग कर रहे हैं। तो आप अपने आप को हमेशा इसी माइंडसेट के साथ रखें। अगर सामने वाला आपको इस चीज पे रिलेट करे, उसको सब नहीं आता, तो समझे वो बेवकूफ है, फिर आप शुक्र अदा करें आप उस कंपनी का पार्ट नहीं बने जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको हर चीज आती हो। मैंने आज तक ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया, या अमजद ने नहीं दिया, वो किसी और ने, कि हम बोले कि यार 100 सवाल पूछे थे या 10 सवाल पूछे थे, 10 के 10 का सही जवाब दिया, ऐसा नहीं होता। 5 दे दिए सही, 6 दे दिए, 7 दे दिए, सामने वाला हमारी कन्वर्सेशन, हमारी टेक्निकल एक्सपर्टीज और हमारे एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर हमें रिलेट कर रहा है, उसको पता है कि भाई कितना पूछूंगा, कितना आना चाहिए, तो बस ये वो है, सही है, इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो अपने लिए भी आप यही रखें, बिल्कुल कतई कोशिश नहीं करें आपको सब चीजें आनी चाहिए, जितना आता है उसको स्ट्रॉन्ग करें, वक्त के साथ साथ और चीजें अपनी बकेट में आप ऐड करते रहेंगे। आगे चलते मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके पास आ गए तमाम ट्रू फॉल्स लॉजिकल ऑपरेटर्स आ गए, एंड और नॉट, जो कि हमने देखे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था, एट द एंड ये तमाम एक्सप्रेशंस ट्रू या फॉल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। अभी इतनी बड़ी बहस यही की है कि एंड ऑपरेटर किसको ढूंढ रहा होता है, ट्रू को, और दोबारा गलत बोल दिया, एंड किसको ढूंढ रहा होता है, फॉल्स को, और किसको ढूंढ रहा होता है, ट्रू को। ठीक है, तो ये बेसिकली इन्होंने वही बताया है कि ये इवैल्यूएट होगा ट्रू में, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 10 इज ग्रेटर देन 5। सही है, तो दोनों ही ट्रू थे इसलिए ट्रू हुआ। अगर एक भी फॉल्स होता तो टेक्निकली इसकी पूरी कैलकुलेशन, ये पूरी इवैल्यूएशन फॉल्स के अंदर आती। और के अंदर अगर आप देखें तो पहली चीज 5 इज ग्रेटर देन 3 ट्रू, लेकिन आगे आप देखें 10 इज लेस देन 5, ये तो फॉल्स था ना, लेकिन फिर भी ट्रू मिला, क्योंकि आपकी बात यहां पे टेक्निकली गई ही नहीं है, उसको यहां पे ट्रू मिला, उसने बोला बस अब आगे जो भी हो रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रू मिल गया बस, और तो ट्रू चाहिए होता है वो उसको मिल गया। और नॉट
नॉट बेसिकली अपोजिट करेगा, सही है, इसको समझे, यहाँ पे ये थोड़ा एक्सप्रेशन के अंदर है। पहले आप इस चीज को देखें, 5 इज ग्रेटर देन 3, ऐसी है, तो क्या आएगा आपके पास, ट्रू, क्या आएगा, लेकिन फिर नॉट लगा हुआ है, तो नॉट ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स, तो टेक्निकली आपका ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो गया। तभी मैं आपको बता, आप स्ट्रिंग डाल सकते हैं इसके अंदर, आप अपने नंबर्स डाल सकते हैं, पहले उसकी बूलियन रिप्रेजेंटेशन लेगा जो एक्चुअल बूलियन रिप्रेजेंटेशन है, फिर नॉट उस बूलियन रिप्रेजेंटेशन को उसके अपोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। आगे चलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी मेरे प्यारे दोस्तों पाइथन टाइप्स के अंदर हम कर चुके हैं कि आप क्या कर सकते हैं, इक्वल टू आपका क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है आपका, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, और ये जो हमने फ्रैक्शन डिवीजन पढ़ा है ये भी आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मकसद क्या होता है, बेसिकली जो आप प्लस इक्वल टू लिखते हैं ना, जो आपने ये लिखा है, अगर आपके पास x 5 था और उसके बाद आपने बोला x प्लस इक्वल टू 5, तो टेक्निकली आप ये लिख रहे हैं कि भाई पहले x की वैल्यू को आप अपडेट कर रहे हैं, x लो इक्वल टू x की पुरानी वाली वैल्यू पकड़ो जो कि क्या थी, 5 थी, और उसके अंदर 3 को ऐड कर लो। तो ये जो ऑपरेटर होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये कहलाता है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, कि आपको एक चीज करने का आसान तरीका बता रहा है कि आपने क्या लिखा, x प्लस इक्वल टू 3, तो ये इक्वलेंट है किसके, x इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है। सेम गोस फॉर, आप नीचे भी देख लें कि x माइनस इक्वल टू 3 इज इक्वल टू x, ले अपडेट कर रहे हैं वैल्यू, तो x के अंदर दोबारा असाइन कर रहे हैं, पुरानी वाली x की वैल्यू लें जो कि 3 थी, और फिर उसमें से माइनस कर दें 5 थी, उसमें से माइनस कर दें 3, तो बच जाएगा 2। तो आपकी मर्जी है, अगेन इट्स नॉट अ हार्ड रूल, इट्स ऑल अप टू यू। आप अगर ये वाला तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करें, लेकिन एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप क्वार्टर के अंदर एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर ये वाली चीजें आ सकती हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से आपको आना चाहिए। इसके अलावा कोड लेवल के ऊपर आपको ऐसी कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, अदर देन कि आप कम लाइंस ऑफ कोड के अंदर, कम कैरेक्टर्स के अंदर अपनी एक्सप्रेशन पास कर रहे हो, भले ऐसे पास कर दें, भले ऐसे पास कर दें, इट्स ऑल अप टू यू। ओके, ये था आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ये नीचे एग्जांपल भी दी हुई है, इसलिए मैं करवा नहीं रहा, आप इसको अपने पास रन करके देख लीजिएगा। फायदा क्या होता है, उन्होंने बताया हुआ है कि टेक्निकली कोई फायदा नहीं है, आपकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, इन्होंने इनके हिसाब से, कुछ लोग बोलते हैं रीडेबल नहीं है, वो पुराना वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी, मेमोरी के मैनेजमेंट लेवल पे नहीं, वेरिएबल की रिपीटेशन के ऊपर जो आप कोड लेवल कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उसमें एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। तभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि टेक्निकली कोई एडवांटेज नहीं है, आपका अपने लेवल के ऊपर एडवांटेज है, कम लाइंस ऑफ कोड लिख रहे हैं। कॉमन प्रैक्टिसेस, कॉमन प्रैक्टिस से मुराद ये है कि ज्यादातर लोग ये असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, तो आप अगर पुराना वाला तरीका इस्तेमाल कर रहे होंगे तो हो सकता है थोड़ा सा मिक्स मैच हो जाए, तो एक कॉमन रूल ऑफ थंब है, तो जो सब इस्तेमाल कर रहे हैं आप भी वही तरीका इस्तेमाल करें, वो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी शॉर्ट हैंड ऑपरेटर इस्तेमाल करें। इन्होंने इसके यूज केसेस बताए मैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ये बहुत आसान है, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ये किसी डेटा टाइप्स के अराउंड वर्क करते हैं। लेट्स से आपने लिस्ट लिखा है, आपके पास एक लिस्ट है, और आप चाहते हैं कि भाई ये देखना कि क्या 3 एग्जिस्ट करता है माई लिस्ट के अंदर, तो आपकी लिस्ट के अंदर आपको 3 दिख रहा है, ऐसी है, तो जो इन कहलाता है ना, इन या फिर नॉट इन, ये आपका कहलाता है रिलेशन, आई गेस रिलेशन ही कहलाता है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स कहलाते हैं, ये बेसिकली आपके डेटा स्ट्रक्चर के मेंबर्स का बताते हैं कि ये पर्टिकुलर मेंबर आपके डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है कि नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं आपकी लिस्ट की एग्जांपल के अंदर एक लिस्ट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 है, और यहाँ पे बस आपने अपनी वैल्यू पास की जो आप चेक करना चाहते हैं कि भाई ये मेंबर मेरी लिस्ट के अंदर मौजूद है कि नहीं है, तो आप अपने मेंबर का नाम देंगे जो भी आप देखना चाहते हैं, और इन लिखेंगे कि भाई किसमें, इन माय लिस्ट, जो भी आपका वेरिएबल का नाम होगा, तो वो आपको ट्रू या फॉल्स दे देगा। अगर आपकी लिस्ट के अंदर वो मेंबर मौजूद होगा, वो एलिमेंट मौजूद होगा, तो वो आपको ट्रू दे देगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स दे देगा। नॉट इन क्या करेगा, उसका अपोजिट करेगा, ये देखेगा कि भाई मेंबर ना हो, ठीक है। इन क्या देखेगा कि मेंबर हो, नॉट इन बोलेगा मेंबर ना हो। तो आप सामने देख सकते हैं कि 10 यहां पे मुझे नहीं दिख रहा, तो 10 इज नॉट अ मेंबर ऑफ माई लिस्ट, तो ये भी ट्रू ही होगा टेक्निकली, कि मैं चेक ही ये कर रहा हूं। इसको आप अपने डिफरेंट और टैब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं आपने नीचे मैंने स्ट्रिंग के ऊपर भी अप्लाई किया हुआ है कि आप देख रहे हैं ओ,
आपने स्ट्रिंग दिया अपना कि क्या ओ जो है वो पूरी स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है। इस तरीके से आप डिफरेंट और तमाम डेटा टाइप्स के ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना रहता है वो, छोड़ो यार, पूरा नहीं कराते बस, मेरे ख्याल से इतने ही रखते हैं। आई होप ये वाली जो शीट थी ये रिलेटिवली बहुत सिंपल है। मैं आपको इनकरेज करूंगा ये पूरी आप कर लीजिएगा। अगली क्लास में मैं इसी तरह सरसरी तौर पे इसको लेके चलूंगा। नीचे कीवर्ड्स हैं, रिजर्व कीवर्ड के बारे में कि पाइथन के अंदर कितने रिजर्व कीवर्ड है, वो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं। तो ये करके आइएगा। प्रोजेक्ट आई एम सो सॉरी मैं नहीं डिफाइन कर सका, आप रीडिंग फाइल पढ़िएगा, सब वही पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ जाएगा, नहीं समझ आए तो ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, इट विल मेक सेंस, या कोई आपको बता देगा। उम्मीद करता हूँ आपके रमज़ान आगे के बहुत बेहतरीन गुजरे और आपकी ईद भी बहुत ज़बरदस्त गुजरे। इन एडवांस आप सबको ईद मुबारक, क्योंकि हो सकता है अब क्लास में रमज़ान के दौरान मुलाकात ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी अगले से अगले हफ्ते, है ना। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैप्पी कोडिंग, अल्लाह हाफिज़, अगेन ईद मुबारक इन एडवांस एंड रमज़ान मुबारक।